हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से करोगे। ये वीडियो मैं लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ में बेटा डिस्कस करने वाला हूं इन डिटेल जो सीए फाउंडेशन का हमारा न्यू स्कीम का जून 2024 का जो सबसे पहला अटेम्प्ट था, उसका जो आईसीए का पेपर आया था उसको मैं यहां पर बेटा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं लॉन्ग विद देयर आंसर्स। सो मेरे साथ में सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से देखना। आप लोगों के साथ में सारे के सारे क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं अलोंग विद द सॉल्यूशन ईच एंड एवरी पॉइंट जो कि आया था, एंड जिससे आप लोगों की तैयारी में आप लोगों को पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आए थे उनकी क्या क्या एडजस्टमेंट्स करी गई थी, और किस किस चैप्टर्स को मेनली कवर किया गया था। तो सारी चीजें हमारी यहाँ पे कवर होने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस सजेस्टेड जो आंसर हमारा दिया गया जून 24 एग्जामिनेशन का। नाउ पेपर नंबर 1 ऑब्वियसली अकाउंटिंग की हमारे पास बात हो रही है बेटा। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर में, एंड बाकी जो 5 क्वेश्चंस होते हैं उनमें से हमें कोई भी 4 करने होते हैं। देयर इज ओवरऑल चॉइस। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, एंड यहाँ पर भी बात बड़ी क्लियर लिखा होता है कि वर्किंग नोट्स आर्ट ऑफ द आंसर है, तो उसके ही मार्क्स होते हैं जहां जहां पे आप वर्किंग नोट बना रहे हैं। एंड अगर आपको कहीं पे अजम्पशन लेने की जरूरत पड़ती है तो वो अजम्पशन भी अपने पास में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कंपल्सरी वाला, उसके अंदर जैसे हमें पता है कि बेटा 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आते हैं, आपके पास 12 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं। तो वही सबसे पहले वाला पार्ट है, विच इज स्टेट विद रीजंस। क्या ये फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है या गलत है। वो ट्रू के स्पेलिंग गलत लिखे हुए, दैट इज ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। तो सबसे पहला पार्ट है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इट डज नॉट एंटर इन द ट्रेडिंग काउंट, इट इज शोन ओनली इन द बैलेंस शीट। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट है तो वो आपके पास ट्रेडिंग में नहीं आता, सीधा बैलेंस शीट में आता। क्या बात सही है? ये सिंगल इफेक्ट, क्योंकि एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। तो बिल्कुल सही बात है, उस केस में वो ट्रेडिंग में नहीं जाता। परचेज में से ऑलरेडी हम स्टॉक माइनस कर चुके होते क्लोजिंग स्टॉक, तो उस केस में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक एक जगह जाता है जो कि बैलेंस शीट। तो एक बार आंसर भी देख लेते हैं। तो ट्रू है बेटा बिल्कुल जो स्टेटमेंट है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सजेस्टेड आंसर में क्वेश्चन आंसर ऐसे करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले का बिल्कुल ट्रू है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस देन इट इज नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट बट इज शोन इन द बैलेंस शीट। आप देखेंगे यहां तक तो वही सेम लाइन लिखी हुई है, बिकॉज वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है परचेज में, ठीक है ना। देन सेकंड पॉइंट है, अगर अमाउंट पोस्ट किया गया इन द रॉन्ग अकाउंट या इट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। नहीं, वो हमारा क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है, गलत अकाउंट गलत साइड में डालना। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो है प्रिंसिपल ही सही नहीं है अकाउंटिंग एंट्री डालने के लिए। मैं कैपिटल को रेवेन्यू खर्चा मान लिया, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, तो यहां पर मैं गलत अकाउंट गलत साइड पे डाल रहा तो बेटा एरर ऑफ कमीशन होता है। तो स्टेटमेंट फॉल्स है हमारे पास में। तो अगर गलत अकाउंट में डाला या गलत साइड पे डाला तो बेटा उसे एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं, ना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है ना। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कानून से ऊपर है? द आंसर इज नो। ये हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जब बात करते हैं तो बेटा उसकी कुछ एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस है, तो वहां पे कवर होता है आपके साथ पॉइंट। तो फॉल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा उसी के फ्रेमवर्क में आता है, तो कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। स्टैंडर्ड्स को फ्रेम किया जाता है विद इन द एम्बिट ऑफ द प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड। वो कानून के अंदर में ही यार, वो कानून से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है ना। देन अगला आता है, प्रोमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द अमाउंट इज पेड बाय मेकर इन केस ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर मतलब प्रोमिसरी नोट, क्योंकि पहले उसकी बात लिखी गई है, एंड बाय द एक्सेप्टर इन द लेटर। तो बात सही है भाई, प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? जिसने बेसिकली गुड्स खरीदे, जिसने पैसे देने हैं, ठीक है ना। तो मेकर ही बनाता है, जिसने पैसे देने वही बनाता है और उसने पैसे देने हैं। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली बनाता वो व्यक्ति है जिसने गुड्स सेल करे थे, ठीक है ना। तो पेमेंट तो उसने करनी है जो एक्सेप्टेंस देता है, जो ड्रॉई हम बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पेमेंट कौन करता है? प्रोमिसरी नोट में, क्योंकि वही बनाता है, जिसने पैसे देने हैं तो वही पे करेगा, मेकर जो होता है। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें बनाता है, क्योंकि सेलर एक प्रकार से, तो पेमेंट जो करनी होती है बायर ने करनी होती है, तो वो एक्सेप्टर कहलाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट इज ट्रू बेटा, एब्सोल्युटली। प्रोमिसरी नोट में इट इज जनरली द मेकर जो पेमेंट करता है, बट इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पर्सन जो एक्सेप्ट करता है वो पे करता है पेमेंट टू द होल्डर ऑफ द बिल, दैट इज ड्रॉर ऑफ द बिल को, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है, ऑल दी एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्रीज। जितनी भी गलतियां हम सबकी जर्नल एंट्रीज डालते हैं। सर हम जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में जब सीखते हैं और रेक्टिफिकेशन में सीखते हैं तो 3 स्टेजेस पे गलतियों को ठीक करा जा सकता है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर, या बेसिकली अगले साल। ना उसमें आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगले साल में तो चलो बात अलग है, एंट्रियां डालते हो, बट बिफोर में तो हमको एक चीज भी सीखते थे, अगर कोई गलती ऐसी है जो सिर्फ एक अकाउंट को फर्क डाल रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम कह देते कि भाई ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, तो उस केस में हम बोलते थे हम उसकी डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन करते थे, हम उसकी जर्नल एंट्री नहीं डालते थे। भाई अगर बी को क्रेडिट नहीं किया तो बी को कर दो, ए को नहीं किया तो ए को कर दो, जो भी है। तो उसमें डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन, उसमें ये नहीं बोलते थे एंट्री डालो। जबकि अगर कोई गलती ऐसी है
जो आपके डबल साइडेड है तो उसकी एंट्री डलती थी। मैं मशीनरी की जगह रिपेयर्स डाल दिया, ए की जगह बी डाल दिया तो उसकी एंट्री डालते थे, जिससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट बेटा उसकी वजह से गलत हो गई, क्योंकि अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस आप बेसिकली रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो उसमें काफ़ी सारी गलतियों में हम डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम एंट्री नहीं डालते, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो एरर्स नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस होते हैं तो उनको रेक्टिफाई किया जाता है एंट्री डालकर, भाई जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री कर जाता है, जो डबल साइडेड है। वाइल अदर एरर जो अफेक्ट करते हैं सिर्फ एक अकाउंट को, दे कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। तो टोटलिंग एरर्स कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग जर्नल एंट्री, तो बेसिकली अगर वन साइडेड एरर है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन टू बी डन, उसकी जर्नल एंट्री नहीं डालते, जर्नल एंट्री नहीं डालते, तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। पार्टनरशिप के अंदर में जो बोलते हैं बेटा एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि काफी बार क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन बोलता है या पीएल एडजस्टमेंट, जिसमें हम एसेट लायबिलिटीज को जो रीवैल्यूएशन कर रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज वो उस अकाउंट में डाला जाता है, तो इंटरचेंजेबली वर्ड को यूज किया जाता है, तो ट्रू है बिल्कुल। रीवैल्यूएशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इट इज यूज टू रिकॉर्ड द गेन लॉस जो भी आ रहा है फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब भी बदलाव हो रहा है, ठीक है ना। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी, बताइए अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, एंड व्हाट आर द कंडीशंस अंडर व्हिच अ कंपनी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने सीखी थी बेटा, और ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर में हम एक छोटा सा टॉपिक आता है तो वहाँ पे बात होती है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स असूल एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल, दैट इज जो आपके तरीके हैं, ठीक है ना, जैसे इन्वेंट्री का है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये असूल है, एंड तरीके कौन से हैं भाई, फीफो से निकालना है, वेटेड एवरेज से निकालना है, तो दीज आर अकाउंटिंग पॉलिसी। और क्या चेंज कर सकते हैं, हाँ वो दो तीन कारण थे जब आप चेंज कर सकते हो। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, इट रेफर टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड methods of applying those principles which are adopted by enterprise in preparation and presentation of financial statements, ठीक है ना, तो ये बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स पे होती है। नाउ कब चेंज हो सकता है बेटा, इसमें तीन थे, इन्होंने वो इकट्ठे कर दिया, जब रिक्वायरमेंट बाय स्टैट्यूट टू कंप्लायंस विद आपका जैसे एएस हो या बेटर प्रेजेंटेशन, तो पहले यही लिखा है चेंज कब हो सकता है, स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट है या कंप्लायंस विद एएस, तो इकट्ठे ही दोनों लिख दिए, या इससे मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो इन कारणों में क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं जी, ठीक है ना। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैश बेसिस अकाउंटिंग और गोइंग कंसर्न, तो अगर देखें वन वन मार्क के हिसाब से है, तो कैश बेसिस क्या है, जब जो पैसा आया जब जो पैसा गया वो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर माना जाता है, जबकि ना कि जब वो एक्रू हो रहा है या ड्यू हो रहा है, ठीक है ना, तो वो होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बाय विच रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर एंड एसेट लायबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स इन द पीरियड इन विच देयर रिसीट और पेमेंट्स आर एक्चुअली इफेक्टेड, जब पैसा आया जब पैसा गया तब कंसिडर किया जाएगा, ना कि जब एक्चुअली में वो एक्रू हो रहा है ड्यू हो रहा है, वो एक्रूअल बेस के लाया जाता है, ठीक है ना। और एक और यहाँ पे कौन सा था, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न क्या है कि हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है लंबे समय तक चलता रहेगा, हम उसे नियर फ्यूचर में लिक्विडेट बंद नहीं करने वाले, ठीक है ना। इट शेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है ऑन द अजम्पशन कि एंटरप्राइज इज गोइंग कंसर्न एंड इट विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर फोर्सेबल फ्यूचर, तो एज्यूम कि एंटरप्राइज की ना ही इंटेंशन है ना ही जरूरत है टू लिक्विडेट और कटेल द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन, ठीक है ना, तो वो बात आपके पास लिखी जाती है। तो वैल्यूएशन जो होती है हमारी इसी assumption पे होती है, जिसके बेस पे हम बहुत सारी चीजें किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट बेसिस पे दिखाते हैं, ठीक है ना। नाउ अगला बेटा जर्नल एंट्रीज आ रही है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कपिल, तो ये हमारे जर्नल एंट्री के चैप्टर में जब हम जीएसटी ओरिएंटेड एंट्रीज है वो वाली हम सीखते हैं, तो उससे रिलेटेड आ रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में परचेज करे गुड्स फ्रॉम सोनू 1,50,000 के एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते बेटा, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच लग रहा है, तो बेटा जो हमारी सेल परचेज रिकॉर्ड होगी वो 1,50,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट 15,000 माइनस होगा पहले, तो कितना बना 1,35,000। अब इसके ऊपर ही 6% लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी जिसका हमें इनपुट मिल जाएगा, तो परचेज इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू सोनू से खरीदे तो टू सोनू आ जाएगा, तो एंट्री वही बन गई, परचेज 135 है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी ये 6% आ गया बेटा, चेक कर लीजिए 6% यही बनता है, यस, टू सोनू, टू उधार पे खरीदे, कैश की बात नहीं करी ना, तो हमने जो गुड्स खरीदे वो सिंपली आपके पास एंट्री बन गई परचेज की, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं जी, ठीक है। देन अगला क्या है, सेल करी गुड्स किसको, मोहित को फॉर 50,000 एंड चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 5% ईच, जो टोटल अमाउंट ड्यू उसमें से 40% आज ही चेक से इमीडिएटली मिल गया, ओह, तो जो टोटल बनेगा उसमें से 40% आज मिल गया, बाकी उधार पे हो गया, तो इसमें डेटर टू सेल्स जो होता है डेटर के साथ बैंक भी आ जाएगा जो पैसा मिल रहा है, पर मेन है सेल्स में कितना जाएगा 50,
और बाकी 5% है। तो यहां पर मैं टू सेल्स पहले देखो 50,000, टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी 5%, 5% आपके पास रेट बोला ईच। अब ये टोटल अमाउंट कितना बना बेटा 55,000, इसका 40% आज इमीडिएटली मिल रहा है तो वो बैंक में आ जाएगा, तो बैंक डेबिट हो गया, उसको तो चेक मिल गया। और बाकी आपके पास मोहित में चला गया, वो हमारा उधार वाला एलिमेंट हो गया, जो पैसे हमें वो बाद में मिलेंगे। तो जो टोटल बनता है, नहीं तो डेटर टू सेल या सिर्फ बैंक टू सेल हो रहा होता है तो आउटपुट करके आ जाता है क्योंकि सेल हो रही है, बट यहाँ पे मिक्स है, बैंक में भी आया और मोहित में भी आया, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास कुछ पैसे मिल रहे हैं और कुछ पैसे अभी देने हैं, ठीक है ना। फिर कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स होगी, और उन गुड्स पे हमने खरीदा था जब, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच दिया था। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, ड्राइंग्स है, फ्री सैंपल्स है, इनमें क्या होता है, जो परचेज के समय इनपुट होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर में क्या होगा, हमारा ड्राइंग्स टू परचेज आ गया कितना 25,000, और 6% का इनपुट जो है वो आपका रिवर्स हो गया, 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, विच इज 1500, ठीक है ना। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 28,000, टोटल ड्राइंग कितनी होगी 28,000 जो ड्राइंग डेबिट हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर लास्ट एक और है, मशीनरी खरीदी फ्रॉम मेसर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज फॉर ₹2 लाख प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। तो मशीनरी खरीदी और उस पर भी इनपुट आ रहा है जो सीजीएसटी एसजीएसटी का, पे करे 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली चेक से, और बाकी हम पे करेंगे 2 महीने के बाद, तो वही आ गया, जैसे सेल में आया था वैसे ही है, 1 लाख आज पे कर दिए, बाकी जो भी होगा वो 2 महीने बाद देंगे, तो आपके पास में टू ब्राइट इंडस्ट्रीज आ जाएगा। मशीनरी कितने से डेबिट होगी बेटा 2 लाख से, ठीक है जी। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा 18,000 9% के हिसाब से। अब जो टू बैंक है वो आपका आ गया 1 लाख, जो उसने फिक्स अमाउंट दे दिया है, परसेंटेज नहीं दी, फिक्स दे दिया, और बाकी बैलेंसिंग फिगर हो गया ब्राइट इंडस्ट्रीज का, जो टोटल बनता है उसमें से 1 लाख माइनस करके, तो टोटल बनता है 2,36,000, उसमें से 1 लाख माइनस किया तो 136 आ गया आपका टू ब्राइट इंडस्ट्रीज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं ही बोलूंगा आसान सा ही क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन 1, वो कंप्लीट हो जाता है जी। नाउ इसके बाद बेटा चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 2 जो है इस पे आते हैं ना, देयर इज ओवरऑल चॉइस इन द पेपर, 2 to 6 में से कोई भी आपके 5 में से 4 करने होते बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन का पहला पार्ट है ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार ऑन 31 मार्च 24, इट डिड नॉट टैली एंड द डिफरेंस वाज पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट। वो कहते हैं जो ट्रायल बैलेंस था मिस्टर सर्वेश का ईयर एंड का, वो टैली नहीं करा, वो टैली नहीं करा, और जो डिफरेंस था वो हमने कहाँ डाल दिया बेटा जी, वो हमने डाल दिया सस्पेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे गलतियों को ठीक बेसिकली ट्रायल बैलेंस के बाद होने की बात होगी, स्क्रूटनी पे इन गलतियों के बारे में कुछ पता चला, फॉरिन एरर्स पर डिटेक्टेड। बेटा अगले साल बोलता है तो वो पीआर एडजस्टमेंट का आता है, नहीं तो नॉर्मली सस्पेंस और नॉर्मल एंट्रीज आएगी, ठीक है ना। तो बहुत क्लियर है क्वेश्चन। इन गलतियों को ठीक करने की बात आ रही है, हमसे ए से लेके मतलब 10 तक पॉइंट दे रहा है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मांग रहा है विद नरेशन टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। 12 नंबर का है, इसके अंदर 10 पॉइंट्स आपके पास दिए गए, तो हमें एंट्रीज डालनी है, ठीक है ना। अब सबसे पहला क्या है देखते जाएं, टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक जनवरी 24 की कास्ट इज शॉर्ट बाय 1000। तो सेल रिटर्न जो टोटल है तो गलती सेल रिटर्न अकाउंट में गई, और सेल रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, उसका डेबिट बैलेंस होता है, शॉर्ट है तो कम है तो और डेबिट करना पड़ेगा, तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस, क्योंकि गलती टोटल में तो उसके अकाउंट में है, तो एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न टू सस्पेंस, सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट टू सस्पेंस, तो रिटर्न इनवर्ट या सेल रिटर्न टू सस्पेंस अकाउंट 1000 से, ठीक है ना। तो ये एंट्री हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट पार्ट की। देन सेकंड कहता है फ्रेट पे किया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन 6,500 रुपीज, इट वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 5,600। ओह, तो बेटा मशीन का अगर फ्रेट पे कर रहे हो तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है, वो कैपिटलाइज किया जाता है, तो मशीन को डेबिट करना था 6,500 से, वो तो करो, उसकी जगह फ्रेट में डाल दिया, पर वो गलत डाला 5,600, तो कम बेसिकली क्या, तो जो फ्रेट को गलती से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट करेंगे, और बाकी जो डिफरेंस है वो सस्पेंस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं मशीन जिसको डेबिट करना है उसको करो 6,500 से, वो तो करना ही था, और फ्रेट जिसको गलती से कर दिया उसको क्रेडिट करेंगे, और बाकी सस्पेंस में आगे 900 रुपए। ऑब्वियसली हम ये मान ही रहे भाई जो पे किया उसमें कैश अकाउंट में तो ठीक ही गया है 6,500, वो तो फ्रेट अकाउंट में गलती करी ना उसने, कहीं बोला थोड़ा ना एंट्री 5,600 से डाल दी,
तो वो आपके पास है, सिर्फ फ्रेट अकाउंट में डाला, वो 5600 डाला, तो उसको रिवर्स कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया, उसको डेबिट किया था गलती से, करना था मशीनरी को, और बाकी सस्पेंस में आ गया 900 रुपए का डिफरेंस। अगला, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2500 रिटर्न करा कस्टमर ने, वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। तो बेटा हमने गुड्स जो है रिटर्न करे कस्टमर ने, अब रिटर्न करने पे एंट्री क्या बनती है हमारी, सेल रिटर्न टू आपके पास में कस्टमर, ये होनी चाहिए थी। हमने गलती से क्या किया, सेल डे बुक में डाल दिया। अब सेल डे बुक में डालने से सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया, मतलब ये हमने कर दिया, तो ये गलत है, मतलब हमने ये किया है तो इसको ठीक करना पड़ेगा ना। ये हमने गलती करी है, गलती क्या करी है, ये करी है कि इसको क्रेडिट कर दिया सेल को, क्योंकि सेल बुक में डालने से सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया, और हमने कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया। अच्छा, मतलब ये तो ठीक हो गया, नहीं तो अगर सिर्फ सेल बुक बोलता तो फिर तो कस्टमर भी डेबिट हो रहा होता ना, सेल बुक में डालने से कस्टमर भी तो डेबिट होता है, पर कस्टमर को क्रेडिट कर दिया। तो गलती जो हुई वो ये हुई, करना था सेल रिटर्न को डेबिट, कर दिया सेल को गलती से क्रेडिट, कस्टमर में ठीक गया है, उसको क्रेडिट ही करना था, उसको क्रेडिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे, सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे, जो करना था बिल्कुल करो, सेल को गलती से क्रेडिट कर दिया तो सेल को डेबिट करो, टू सस्पेंस। अगर उसने बात ना बोली होती कि कस्टमर में क्रेडिट किया, तो यहां टू कस्टमर आ रहा होता, क्योंकि ऑब्वियसली हमने एंट्री डालनी थी सेल रिटर्न टू कस्टमर, हो तो गई कस्टमर टू सेल ना, फिर कस्टमर को ही करते ना क्रेडिट जो है, पर उसने बोला कस्टमर में सही किया, तो इसलिए टू सस्पेंस हो गया, इसलिए टू सस्पेंस हो गया जी। अगला, 18,000 पे करे फॉर परचेज ऑफ ओल्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार, डेप्टी टू कन्वेंस। तो बेटा एक मोटरसाइकिल खरीदी पर्सनल पर्पज के लिए, तो ड्राइंग्स होती है, आपने गलती से कन्वेंस को डेबिट कर दिया, बिजनेस का खर्चा बना दिया, तो ठीक कैसे करेंगे, ड्राइंग्स टू कन्वेंस, भाई कन्वेंस को गलती से डेबिट कर दिया, करना था ड्राइंग्स को, तो ठीक कैसे करेंगे, ड्राइंग्स टू कन्वेंस 18,000। नरेशन था वेरी सिंपल, की जो गलती करी बीइंग रेक्टिफाइड करके आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अगला, एक परचेज करी 6700 की, वो पोस्ट करी टू द क्रेडिटर अकाउंट है 6000। ओ, हमने गुड्स खरीदे 6700 के, वही परचेज और क्रेडिटर में तो 6700 जाना था, हमने क्रेडिटर में 6000 ही भेजा, तो क्रेडिटर में 700 कम भेजा बेटा, तो क्रेडिटर को क्रेडिट करते हो, तो और कर दो 700 से, तो सस्पेंस टू क्रेडिटर, गलती सिर्फ उसमें ही हो रही है, सस्पेंस टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में गलती बताई तो क्रेडिटर में हो रही है ना, ये तो ना बोला परचेज में भी हो रही है, इसलिए सस्पेंस टू क्रेडिटर 700। अगला, रिसीट ऑफ कैश 5000 फ्रॉम अविनाश पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। तो बेटा अविनाश से जब पैसे मिले तो एंट्री कैश टू अविनाश थी, अविनाश को क्रेडिट करना था, हमने गलती से डेबिट कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, डबल से क्रेडिट, क्योंकि जो एक गलती से किया डेबिट उसे क्रेडिट करना है, और एक जो क्रेडिट करना था वो तो करना ही है ना, तो सस्पेंस टू अविनाश आ जाएगा बेटा डबल से, जब क्रेडिट करना था और डेबिट कर दिया तो डबल हो गया ना, तो 5000 प्लस 5000 10,000, 5000 प्लस 5000 10,000। फिर चेक फॉर 2500 रिसीव हुआ फ्रॉम मिस्टर आलोक, डिसऑनर हो गया एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अशोक। ओह, चेक मिला था आलोक से, सॉरी, और वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री होनी थी आलोक टू बैंक, आलोक टू बैंक, आलोक को डेबिट करना था, हमने गलती से अशोक को डेबिट कर दिया, तो ठीक कैसे करेंगे, आलोक टू अशोक, भाई आपने आलोक को डेबिट करना था, उसका चेक डिसऑनर हुआ है, आपने गलती से अशोक को कर दिया, तो आलोक टू अशोक आ जाएगा, आलोक टू अशोक 2500, ठीक है ना। फिर सेल ऑफ 8500 टू मिस्टर दीपक was recorded in the sales book correctly but while posting in ledger credited to his account। तो बेटा करना क्या था, दीपक टू सेल्स एंट्री है, भाई जब सेल करोगे तो दीपक सेल्स है, अब सेल बुक में सही गया तो सेल अकाउंट में सही गया, करना दीपक को डेबिट था, सेल की तो बात छोड़ दो, दीपक को डेबिट करना था, दीपक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, दीपक को डबल से डेबिट करना पड़ेगा, भाई डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, सेल में तो ठीक किया है, तो उस वजह से दीपक टू सस्पेंस हो जाएगा 8500 प्लस 8500 करके 17,000, ठीक है ना। फिर अगला, टोटल डिस्काउंट अलाउड कॉलम का इन द कैश बुक जो था फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, वो पोस्ट ही नहीं किया, टोटल उठ के कहाँ जाता है, डिस्काउंट अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में वो गया ही नहीं, लेके जाना भूल गए, तो डिस्काउंट अलाउड को क्या करते हैं, डेबिट,
तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, तो डिस्काउंट टू सस्पेंस, वो डिस्काउंट अलाउड खोल दो चाहे अकाउंट, या अकेला वर्ड डिस्काउंट भी चल जाता है, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। तो डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। फिर सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस टेबल फॉर 2200 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। हमने ऑफिस टेबल बेचा बेटा 2200 को, उसे सेल ऑफ गुड्स मान लिया। भाई टेबल बेचा, फर्नीचर है, तो एंट्री होनी थी कैश टू फर्नीचर मान लो, हमने डाल दी कैश टू सेल। तो ठीक कैसे करेंगे, सेल टू फर्नीचर या ऑफिस टेबल जो भी है, तो सेल टू फर्नीचर आ जाएगा 2200। क्रेडिट सेल्स को कर दिया, क्रेडिट करना था फर्नीचर को, तो ठीक कैसे होगा, सेल टू फर्नीचर, सेल टू फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटे, डेप्रिसिएशन का आ रहा है, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन एवर नाउ अगर मैं बोलूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन जो फ्रेम किया वो एज पर दी अकाउंटिंग नॉर्म्स नहीं है, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो हम सीखते हैं उसके अगेंस्ट में इन्होंने कोई बात लिख दी। इसी वजह से इंस्टीट्यूट ने इसके बड़े ऑल्टरनेटिव आंसर दिए हैं। इन्होंने 3 ऑल्टरनेटिव इसके आंसर दे दिए बेटा यहाँ पर, क्योंकि वो क्वेश्चन उन्होंने बना ही गलत दिया। वो तो बहुत साल पहले हुआ करती थी जो चीज़ इस क्वेश्चन में उन्होंने लिख डाली, तो आज की डेट में तो वो है ही नहीं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आई थी। पेपर देने आने के बाद बच्चों ने बोला भी था कि सर क्वेश्चन गलत था, हाँ बिल्कुल गलत था। तो बच्चों ने या तो क्वेश्चन की सुन के किया वैसे आपका आंसर है, या क्वेश्चन में हमने वही किया जो होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, और इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 2-3 ऑल्टरनेटिव्स इसीलिए दिए है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। वो कहते हैं 1 अप्रैल 22 को कंपनी जो डेप्रिशिएट करती है अपनी मशीनरी को 10% पर एनम पे ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसके बाद 9,72,000 की डेबिट में पड़ा है मशीनरी अकाउंट का बैलेंस, तो ये ओपनिंग बैलेंस दे दिया। 1 अक्टूबर को जाके उसका पार्ट ऑफ दी मशीनरी जो खरीदा था 1 अप्रैल 10-20 को 80 का, वो हमने बेचा 45 में। तो इस साल में हमने कुछ हिस्सा उसका बेचा जो बहुत पहले का खरीदा हुआ है। ऑल्सो एक न्यू मशीनरी जो है एट कॉस्ट ऑफ 150 वो खरीदी 1 अक्टूबर को, और वो सेम डेट पे इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगे 8,000। तो ये आपके पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगी 158 बन जाएगी, क्योंकि 150 में 8,000 ऐड हो जाएगा ना इंस्टॉलेशन का उसी में। कहता है कंपनी जो है उन्होंने चेंज किया मेथड ऑफ डेप्शन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस टू स्ट्रेट लाइन मेथड, बट कब से किया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 20, स्टार्टिंग से कर दिया भाई, मतलब 1 अप्रैल 20 से चालू कर दिया इन्होंने ये मेथड को, एंड एडजस्ट किया जो डिफरेंस है 31 मार्च 23 को, और उसके डिफरेंस को हमने इस साल एडजस्ट किया, मतलब हमने रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दी। डेप्शन का रेट सेम है, क्या रिट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं, नहीं, यही गलत है बात, क्वेश्चन ही गलत बनाया बेटा। आपके पास में अगर हम डेप्शन का मेथड चेंज करते हैं, डेप्शन का रेट चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, लाइफ चेंज होती है, उसका इफेक्ट हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, जब से चेंज किया तब से नहीं आएगा, पुराने से नहीं आता रिट्रोस्पेक्टिवली। ये एक्चुअली में ही क्वेश्चन गलत बना है, ठीक है, बट इंस्टीट्यूट ने इसके अलग अलग आंसर दे दिए। तो उन्होंने बोला बच्चे ने अगर हमारी सुन ली तो ठीक है, बच्चे ने अगर अपने हिसाब से किया जो नया सही बनता है उसके हिसाब से भी सही है, तो उन्होंने अलग अलग आंसर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप देखेंगे 3 ऑल्टरनेटिव्स है। पहला ऑल्टरनेटिव है, देखो, तो पहला ऑल्टरनेटिव उन्होंने क्या बोला है, इट इज सॉल्व बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन बाय गिविंग रिट्रोस्पेक्टिव। वो कहता है जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन इज सर्वोत्तम, क्वेश्चन सर्वोत्तम है, क्वेश्चन सबसे ऊपर है, लिख दिया तो भैया उसकी मान लो, ठीक है ना, जबकि वो चाहे होता नहीं है, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया ओनली ऑन द रिमेनिंग मशीनरी जो बची रह गई, बाय इग्नोरिंग द रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन द चेंज इन डेप्शन ऑन द मशीन डिस्पोजल। तो हमने इसमें क्या किया, हमने रिट्रोस्पेक्टिव किया पर सिर्फ उस मशीन पे किया जो बची रह गई, जिसको बेचा उस पे नहीं किया, क्योंकि वो तो बेची थी, वो तो बेची थी। तो जो मशीनरी बची रह गई थी स्टार्टिंग से थी, उसी मशीनरी पे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगाया। एक ही ऑप्शन है, मैं सारे ही डिस्कस करा देता हूँ, बट देखो मैं जितना बारीकी में जाऊंगा ना उतनी क्या होता है, कई बार बच्चे को कंफ्यूजन आ जाती है। मेरा तो मानना है इंस्टीट्यूट से गलती हुई इस बार क्वेश्चन आते हुए, इंस्टीट्यूट ऐसी गलती दोबारा कभी करेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। तो यहाँ पे मैं करने को डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। हॉवेवर मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो ऑल्टरनेटिव 3 आएगा वही सबसे सही तरीका है, उसको मैं डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। इनको भी बता देता हूँ एक बार और फर्क बता दूंगा, बाकी अब इनको देखना चाहते तो आप अपने पास आंसर किसे आप देख भी पाएंगे बाद में, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या, जैसे ओपनिंग बैलेंस तो क्वेश्चन दिया ही था 972, और एक जो न्यू खरीदी थी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, 150 + 8 की 158 1 अक्टूबर को। अब हमारे पास आ रहा था कि जो हमने चेंज करने की बात करी, अब एक तो आ रहा बेटा जो डेप्शन को जो एसेट को बेचा, अब हम जो जिसको बेचा उसमें कोई चेंज की बात नहीं कर रहे। तो वो 80 की खरीदी थी हमने कब, 1 अप्रैल 20 को, और उसे इस साल बेचा 1 अक्टूबर को 45 में, तो उसकी इस साल की तो 6 महीने की डेप्शन आएगी ना, तो वो कैसे निकलेगी एक बार देखते हैं। तो जिसको बेचा है हमने, तो वो 80 की थी, उस पर पहले साल 2021 की 8,000 लगी, फिर अगले साल की WDV के हिसाब से 7,200 लगी,
तो ये वैल्यू हमारी ओपनिंग में जुड़ी हुई है 64,800 ओपनिंग वाले में, और इस पे 6 महीने की डेप्शन कितनी बनेगी 3240 आधे साल की, और इतनी बची वैल्यू रह गई, ये WDV रह गई उसकी, और ये सेल किया तो कम पे बेचा तो क्या आ गया, लॉस आ गया। ये जिसको बेचा है भाई उस पर तो ऑब्वियसली WDV की बात है, वो तो WDV फॉलो होते हुए आ रहा है, तो वही उस पर कोई हमने रिट्रोस्पेक्टिव चेंज की बात नहीं की, उसमें बिकी गई, बात ही खत्म हो गई। तो ये आ गया बाय डेप्रीसिएशन, जो बेचा बाय बैंक, और बाय लॉस ऑन सेल। तो ये हमारी वो मशीनरी गायब होगी 64,800 वाली, ये तो खत्म ही होगी। अब बचा जो हमारे पास बची हुई थी ओपनिंग में, उसमें से हमने जो किया उस पर रिट्रोस्पेक्टिव चेंज ला रहे, क्योंकि उसने बोली है बात। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी मशीनरी की 1 अप्रैल 20 से हमने किया था, तो 972 एक्चुअली में 2 सालों की 10-10% करने के बाद है। तो पहले डिवाइड बाय 90% किया, फिर डिवाइड बाय 90% किया, तो 12 लाख आया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप करो, 12 लाख में से 10% माइनस करो, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से 10% माइनस करो, तो 972 आएगा। तो जो ओपनिंग वैल्यू है 2 सालों की डेप्शन के बाद है, तो यानी कि ओरिजिनल 12 लाख था, उसमें से हमने उसको हटा दिया जिसको बेच दिया, क्योंकि उसकी तो बात ही खत्म होगी ना, उसकी तो बात ही खत्म होगी। या 972 में से आप 64,800 माइनस कर देते और बची हुई को रिवर्स लेके जाते, बात वही थी। तो ये वैल्यू वो मशीनरी की है जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 अप्रैल 20 से। अब इस पे डेप्शन क्या होनी चाहिए थी 2 सालों की, अगर स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग से लगता, तो पहले साल की आपके पास ये लगी है, ये एक्चुअल लगी है एक प्रकार से, तो उसके हिसाब से आज इसकी वैल्यू 907,200 है, विच इज आप निकाला ऐसे भी सकते थे, 972 तो वो दे ही रहा था, माइनस 64,800 जो उसमें उसकी वैल्यू थी जो बेची, वो ये बची हुई की वैल्यू, ये तो जो दिख रही है उसकी बात हो रही है। अब बात आती है क्या होनी चाहिए थी, तो मतलब ये इन्होंने बताई टोटल डेप्शन हमने कितनी लगाई, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 1,12 और 1,08,000, तो इतनी हमने लगाई है डेप्शन। कौन से मेथड से, WDV से जो आज तक चार्ज हुई है। और अगर स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग से लगाता तो कितनी होती, वो 11,20,000 रुपये जो हमारी कॉस्ट थी बची हुई की, उस पर 10% 2 सालों की, तो इतनी होनी चाहिए थी। तो हमें इतनी डेप्रिसिएशन और आपके पास में चार्ज करनी पड़ेगी, मतलब हमने डेप्शन कम चार्ज की, ये है रिट्रोस्पेक्टिव। होता ही नहीं है, बहुत पुराने जमाने की बात है बेटा, सालों बीत गए इस बात को हुए कि ऐसे नहीं होता, और इंस्टीट्यूट महान, ठीक है ना, तो ये तो होता ही नहीं, तो अलाउड ही नहीं अब तो 11,200 की उन्होंने बोला एक्स्ट्रा डेप्शन लगा दी, वो टोटल में आ जाएगा, तो 11,200 उसकी एक्स्ट्रा डेप्शन भी है। अब बात आती है जो इस साल की बनती है, तो एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से ही बनेगी, एक बार एक होगी जो नया खरीदा तो उस पर आधे साल की, और एक वो जो डेप्शन है इंजेप्शन था, तो ये टोटल आपके पास आ गई डेप्शन बचे हुए की, और 3240 हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके, तो टोटल बन गई, तो 131,100 हो गया। एक उस पर जो इस साल की है स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, एक वो जो पुराने का डिफरेंस है जो होता नहीं है और क्वेश्चन ने कहा, और एक जो नहीं खरीदी थी उस पर तो वैसे ही आनी थी, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर। क्या ऐसे होता है, क्या ऐसा कभी हमने जीवन में सीखा है अपनी क्लासेस में, नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, ऐसा परमिसिबल ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। अगला ऑप्शन जो है मैं डिस्कस नहीं करूंगा बेटा, अननेसेसरी कंफ्यूजन बढ़ेगी। ऑल्टरनेटिव 2 उन्होंने इस अजम्पशन पे दिया है, ठीक है ना, इस अजम्पशन पे दिया उन्होंने कि जो हमारे पास बेची भी है उसका भी हमने इफेक्ट ले लिया, उस पर भी हमने ये बोला कि उसका भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया, बस ये है जो बेचा है उस पर भी, जो बेचा उस पर, जबकि ये दोनों ही नहीं होते। होता क्या, मैं उस पर आता हूँ सीधा, ये आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, पर मैं मेन चलूंगा ऑल्टरनेटिव 3 पे, विच इज द करेक्ट वन। यही किया जाता है, पर अगर आप क्वेश्चन की सुनोगे तो आप ऑल्टरनेटिव 1 या 2 में से कर सकते हो, पर जो एक्चुअली में होता है ऑल्टरनेटिव नंबर 3 बनता है, ठीक है ना। तो चेंज इन मेथड ऑफ जो डेप्शन होता है बेटा, उसे चेंज इन एस्टिमेट माना जाता है। ये हमें बात AS नंबर 10 बोलता है हमारे अकाउंटिंग सेक्शन में, और मैंने क्लास में भी हम इसी से करते हैं सारे क्वेश्चन, चेंज इन एस्टिमेट। इवन इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में भी ठीक किया, पता नहीं पेपर में ऐसा क्वेश्चन क्यों डाल दिया कि रिट्रोस्पेक्टिव करेंगे। तो हमारे पास में अकॉर्डिंगली क्वेश्चन इसी सॉल्व पे है कि बाय इग्नोरिंग द रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो हम कह रहे भैया जो होता है उसी के हिसाब से करेंगे, तुम चाहे जो मर्जी बोलते रहो, तुम तो गलत मत लिख ही जा रहे हो, तो परमिसिबल ही नहीं है। तो इस केस में क्या होता, इस केस में बड़ा सिंपल सी बात है, इस साल से ही लगेगा। तो देखो ये ओपनिंग था और ये न्यू खरीदा था, अब जो बेचा उस पर तो कोई लफड़ा नहीं, वो तो मैंने वैल्यू पहले ही निकाल दी थी, 80 था उस पर 8 की लगी, 72 आया उस पर 72 लगी, ये थी, ये वैल्यू पे 6 महीने की डेप्शन आ गई इस साल की, और इतने बेचा तो इतने का लॉस, तो ये तो जो बेचा है उसका है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्शन 6 महीने की, बेचा और इतने का लॉस, तो ये 64,800 खत्म। अब जो बची रह गई उस पर जो डेप्शन लगनी है इस साल की, और जो न्यू खरीदी, तो यहां पर मैं हमारी 972 में से 64,800 गया, 907,200 आया, और इस बार की डेप्शन जो है
वो आपके पास आ जाएगी। अब से हम स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे। वैसे भी इस साल तो कोई फर्क की बात नहीं होती, अगला साल और बोलता तो मैं समझ भी आता, क्योंकि इस साल तो इसी वैल्यू पे लगाओगे ना 10% जो है, तो ये उस पर आ गई। और जो 158 वाला था उस पर 7900 है 6 महीने की। तो ये हमारी टोटल डेप्शन बन जाएगी एक बार के लिए उन पे जो आपके पास पड़े हैं। अगले साल भी अब यही होता, मतलब अगर, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन पे चलेगी डब्ल्यू से, तो अगले साल की भी डेप्शन 90720 ही होती काइंड ऑफ, और इस पे बनती पूरे साल की 15800। मतलब अगले साल अब ये ना होता कि डब्ल्यू लग रहा है, अगले साल अब स्ट्रेट लाइन लग रहा है, क्योंकि हमने चेंज कर लिया ना मेथड जो है, डब्ल्यू से स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या, डेप्शन हर साल की आपसे क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो डेप्शन है वो एक तरीके से 10% रेट है तो 10 सालों में खत्म हो जाएगा, जबकि डब्ल्यू में तो वो चलता ही रहेगा काइंड ऑफ। तो वो चीज़ आ रही है। तो वो हमारी डेप्शन है जो दो एसेट्स की आपके पास है 90720 बचे हुए पे, जो ओपनिंग में से था, क्योंकि एक सब एच डी और जो न्यू खरीदा उस पर, तो वो चीज़ आ गई 98720 हमारी डेप्शन, और क्लोजिंग वैल्यू आ गई बैलेंस फिगर। वैसे मैं बोल रहा हूँ अगर इस क्वेश्चन में चेंज इन मेथड ऑफ डेप्शन की बात ना भी होती तो एटलीस्ट इस साल का आंसर सेम ही होता, क्योंकि इस साल तो वो ओपनिंग पे तो इस साल की वही 10% लगती, और नए एसेट भी हुए नहीं, वो तो अगले साल में जाके फर्क पड़ता कि डब्ल्यू में अलग और स्ट्रेट लाइन में अलग। इस साल में बेटा, क्योंकि जिस साल हम चेंज कर रहे हैं डब्ल्यू से स्ट्रेट लाइन, तो हमारे लिए एक प्रकार से ओपनिंग वैल्यू तो वही है ना, तो मैं इस साल तो वही लगाऊंगा ना। दूसरा एक बच्चे का ओपिनियन था कि सर जो ओरिजिनली खरीदा था इसको, मान लो 1120 जो मैंने पहले भरा, तो हम वो तो नहीं लगाएंगे, आइडली नो, आइडली नो, क्योंकि फिर तो वो फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर में हम जो इस साल से चेंज कर रहे हैं, तो इस साल से ओरिजिनल कॉस्ट फॉलो हो रहा है, तो इस साल से आगे 10 सालों में चला जाएगा काइंड ऑफ, वही उन्होंने यहाँ पे किया। तो ये हमारा आंसर एक तरीके से बनता है जो करेक्ट एक बार के लिए आता है, जो करेक्ट एक बार के लिए बनता है, तो ये आंसर आपके पास बन जाता है। ठीक है ना, जो होना चाहिए था, जो होना चाहिए था। ठीक है जी। तो विद दिस मेरा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नाउ मूविंग टू द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमारा एनपीओ का आ रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ए पार्ट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें वंदना स्पोर्ट्स क्लब का दे रहा है फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 24 आर एस फॉलोज। तो उसने दिया है हमारे को, तो ये एक दे दिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर दे दिया एसेट लाइबिलिटीज बेटा, उसमें से भी क्या दे दी है, कुछ ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ठीक है ना, और हमें नीचे कुछ क्लोजिंग वैल्यूज दे रहा है किस किस की, फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्शन का इतना इतना रेट है, उनकी बात करेंगे, और लाइब्रेरी बुक्स की कुछ वैल्यू बता रहा है, और एंट्रेंस फीस का एक पॉइंट है। तो ये सारी बातें जब एक एक करके आएंगे तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। हमसे मांग क्या रहा है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साल की और बैलेंस शीट। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी, यस। क्यों बनेगी, कैपिटल फंड निकालने के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनेगी बेटा, कैपिटल फंड को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है ना, ओपनिंग कैपिटल फंड के लिए। तो हमारी अप्रोच बड़ी सिंपल है, आइटम बाय आइटम चलते जाएंगे, जिससे चीजें होती जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक बन रहा है बेटा, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इस साल का, एक बन रही है क्लोजिंग बैलेंस शीट है ये, और एक वर्किंग नोट में आ जाएगा बेटा, ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो ठीक है ना, और बाकी कोई और वर्किंग नोट आएंगे तो बात अलग है। अब यहाँ पे हम एक एक करके देखते जाते हैं। आप चाहे रिसीट पेमेंट को बेस ले लो, पहले जो नीचे दे रखा है एसेट उनको बेस ले लो। नीचे वालों को लेता हूँ तो क्या है, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग में और क्लोजिंग में, तो ये लाइबिलिटी है, और इस साल सैलरी कितनी पे करी है, ये रही 155। तो करना क्या है, ओपनिंग में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, 10 200 और 12 400। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस सैलरी का 10 200, और क्लोजिंग में था 12 400। ये रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस सैलरीज का 12 400। और पीएल में कितना जाएगा, बेसिकली इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बेटा, वो 155 पे किया था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया, ओपनिंग माइनस हो गया, तो वैल्यू बन गई 157 200। ये हमारी कहाँ चलेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो वहाँ टेक हो जाएगी टू सैलरीज। इनर कॉलम में करके दिखाना चाहते हो वो कर सकते हो, पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग, पर वो दिखाना है। ठीक है ना, दिखा दीजिए। अगला ऐसे ही है, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 6500 और 7600, और पे कितना किया बेटा, ये रहा 69750। तो 6500 और 7600 आ जाएगा। ये रहा रेंटल इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग में 6500, और ये रहा रेंटल इलेक्ट्रिसिटी का क्लोजिंग में 7600, और जो पे किया था उसमें क्लोजिंग ऐड ओपनिंग माइनस करके खर्चा आ गया इस साल का एक्रूवल के हिसाब से 70,850।
तो ये दोनों पॉइंट हो गए। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट कर रखी है 8% गवर्नमेंट बॉन्ड में, सेम वैल्यू है, तो मतलब ना इस साल और करी ना आपने पुरानी को बेचा, वो है भी नहीं, ऊपर दिख भी नहीं रिसीट में, बट इंटरेस्ट का पॉइंट आएगा। अब इंटरेस्ट हमें मिला कितना है बेटा, इन्वेस्टमेंट्स पे देखो 8,000 मिला है, ये रिसीव हुआ है, और कुछ एक्रूड भी है 2,000 का, तो वो सेम ही बनेगा, क्योंकि 1 लाख पे 8% बनता भी 8 ही है, मिला 8 ही है, पर वो ओपनिंग में भी 2,000 का मिलना बाकी था, क्लोजिंग में वो तो सेम चलेगा ना, वो टाइमिंग के हिसाब से। तो करना कुछ नहीं, आसान है, 1 लाख तो एज इट इज आएगा, पहले तो ये देखो 1 लाख एज इट इज हमारा एसेट साइड पे आएगा इन्वेस्टमेंट, और 1 लाख एज इट इज हमारा क्लोजिंग पे आएगा। अब जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो दोनों में दे रखा है 2,000, तो वो एक्रूड इंटरेस्ट इधर भी एसेट साइड पे आ गया, ओपनिंग में और क्लोजिंग में भी आ गया एक्रूड इंटरेस्ट। और इनकम कितनी है हमारी 8,000, तो 8 मिली प्लस क्लोजिंग एक्रूड माइनस ओपनिंग, तो बनेगा 8 ही, बनेगा 8 ही, ठीक है ना, वो बनता ही 8 था, 1 लाख का 8% वैसे भी, ठीक है ना, मिला भी 8 ही है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज ऑलवेज, वो पॉइंट होता ही एक प्रकार से, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और इन एडवांस। तो ये ओपनिंग में क्या क्या 18,700 और 7,000, 18,700 और 7,000 है, ये 18,700 है, और ये इन एडवांस है 7,000, और ऐसे ही क्लोजिंग का कितना है 20,600 और 8,400, तो ये क्लोजिंग में 20,600 आ गया, और ये एडवांस आ गया लायबिलिटी साइड में 8,400, ठीक है ना, बैलेंस शीट में डाल दिए। अब कितना मिला है बेटा, सब्सक्रिप्शन मिली है 295, तो इसमें क्या करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, तो जितना मिला है 295 उसमें रिसीवेबल जो क्लोजिंग है वो ऐड हो गया, ओपनिंग वाला माइनस हो गया, क्लोजिंग एडवांस जो है माइनस हो गया, और ओपनिंग वाला ऐड हो गया, ये सब करके इनकम बन जाएगी 295 500। आपको लगता है आपने अकाउंट बनाना है, आप अकाउंट बना लो, प्लस माइनस इज इजी अप्रोच, ठीक है ना। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होना है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो गया, क्लोजिंग एडवांस माइनस ओपनिंग एडवांस ऐड, तो करके आपकी इनकम बन जाएगी इस साल की 295 500, वो इनकम है एक्सपेंडिचर में आ गई बाय सब्सक्रिप्शन 295 500, ठीक है जी। देन अगला दिया ये फिक्स एसेट्स आगे बेटा, फर्नीचर है 65 500 का, फर्नीचर कोई खरीदा तो नहीं है, नहीं फर्नीचर नहीं खरीदा, पर फर्नीचर के ऊपर नीचे दे रखा है डेप्शन का रेट कितना है बेटा, आफ्टर चार्जिंग डेप्शन है 10% लगाना है, तो 65 500 का दिया हुआ है ओपनिंग में, तो ओपनिंग में टिक हो जाएगा 65 500, 10% डेप्शन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे 65 500 का 10%, नोट पीछे दिया होगा कंप्यूटेशन का अगर, या यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, और माइनस करके वैल्यू बैलेंस शीट में आ गई, तो फर्नीचर 65 500 माइनस डेप्शन 6550, तो बची वैल्यू आ गई 58 950। ऐसे अगला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 41 500, उस पर कितना रेट है 15%, और लिखा है इंक्लूसिव ऑफ द एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग देयर, तो एडिशन अगर हुई है तो उस पर पूरे साल के लगा देनी है, फर्नीचर पे तो थी नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में अगर है तो देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेटा खरीदे हैं 28,500, तो पूरी लगानी है, मतलब एक तरीके से फर्स्ट डे खरीदे एक प्रकार से, हमें अब एजम्पशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो पूरे पे लगानी है। 41 500 ओपनिंग में डल गया, तो ये ओपनिंग में आ गया 41 500, और डेप्शन जो है वो क्या होगी, फर्नीचर की तो कर चुके हैं, इस पे क्या होगा बेटा 41 500 प्लस 28,500 जो न्यू खरीदा है, तो टोटल 70 हो गया, उस पर 15%, 10,500, तो ये डेप्शन आ जाएगी 10,500 की, और माइनस करके वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ओपनिंग प्लस जितना खरीदा उस पर क्या लग जाएगी इस साल की डेप्शन, तो वो डेप्शन हमने लगा दी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस इस साल की डेप्शन 15%, तो ये आपकी क्लोजिंग आ गई, ये आपका क्लोजिंग आ गया 59 500। और फिर हमारा आ रहा है लाइब्रेरी बुक्स, जो ओपनिंग में 22,000, खरीदी कितने की है 10,500 की। अब यहाँ पे डेप्शन का रेट नहीं दे रहा, यहाँ रीवैल्यूड वैल्यू दे रहा है, लाइब्रेरी बुक्स रीवैल्यू करी कितने में एट द एंड ऑफ ईयर, और वैल्यू एट द एंड कितनी है 30,000, तो डिफरेंस डेप्शन हो गया, मतलब क्लोजिंग वैल्यू वैसे दे दी, रादर देन गिविंग द रेट, रादर देन गिविंग द रेट वो वैल्यू आपको दे दी। तो ओपनिंग 22,000 है, प्लस खरीदा कितने का है 10,500, तो 22,000 प्लस 10,500 बनते 32 500, पर क्लोजिंग है 30,000, तो 2500 की डेप्शन आ गई बेटा। तो हम एक एक करके देख, लाइब्रेरी बुक्स ओपनिंग में 22,000 है, तो लाइब्रेरी बुक्स ओपनिंग 22,000 प्लस खरीदी 10,500 की, तो 32 500 होगी। अब डेप्शन 2500 होगी तभी तो वो 30 30 पे आएगा, और ये 2500 की डेप्शन कहाँ डल गई, यहाँ पे आ गई,
तो टोटल डेप्शन हो गया, क्लोज हो जाता है। आपने एक एक करके बाहर लिखना, बाहर लिख दो, फिर आपको जरूरत नहीं है टोटल करने की। और ये यहाँ पे भी इन्होंने नोट बना के दिखा दिया भाई 32,500 माइनस रीवैल्यू इतने भी किया तो इतनी डेप्शन है। तो अगर आपने वर्किंग नोट बना दिया फिर वहाँ पे इनर कॉलम के में लिखने की जरूरत नहीं पड़े बार बार, जब आपने वर्किंग नोट बना दिया, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या बचा बेटा, यहाँ तक सारे पॉइंट हो गए। कह रहा है 60% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है। तो एंट्रेंस फीस कुछ मिली है 50,000 है, यस। कह रहा है 60% कैपिटलाइज है, तो यानी कि 60% मतलब 30,000 वो कैपिटल फंड में ऐड होगा। तो कैपिटल फंड जो आएगा क्लोजिंग वाला, उसमें आप देखें तो एंट्रेंस फीस देखो ये 30,000 यहाँ ऐड होगी, जो 60% हिस्सा था। और जो 40% हिस्सा था वो रेवेन्यू नेचर था, वो कहाँ चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। 50,000 का 40%। बस नीचे वाले सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब सिर्फ इसमें से जो बची हुई चीज़ें वो आ जाएगी। तो पहले ओपनिंग बैलेंस है जैसे दोनों, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे 50,200 और 35,500। चेक कर लेते, यही डला हुआ है 50,200 और 35,500। फिर रिसीट्स में और क्या, मिसलेनियस इनकम है 19,850, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। मिसलेनियस इनकम 19,850, ठीक है जी। फिर खर्चे वाली साइड में क्या, न्यूज़पेपर मैगजीन का खर्चा 16,600, वो डाल दिया 16,600। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस 71050, 71050 आ गया। और फिर कैश और बैंक का बैलेंस है 8750 तो ये 8750 आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चेक कर लो जी, 8750 बस सारी चीज़ें होगी हमारी। ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस। अब सिर्फ क्या करना है, क्लोज करना है। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड आप चेक कर सकते हैं, सारी आइटम्स ऑलरेडी टिक हो चुकी है, तो बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल फंड। सारी आइटम ठीक है बेटा, कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो टिक ना हुई है ओपनिंग में। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया 266,700। और इनकम एक्सपेंडिचर से क्या आ जाएगा, सरप्लस है डेफिसिट, ये हमारा सरप्लस आ रहा है एक प्रकार से। तो ये सारी आइटम ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। और ये सरप्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, देखो। और ये क्लोजिंग कैपिटल फंड आया ऐड करके, और आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। और बैलेंस शीट टैल हो गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर हमारी अप्रोच क्लियर, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। नाउ इसके बाद अगले पे चलते बेटा, 12 नंबर का दो पार्ट। अगले वाला हमारा आ रहा है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, जो पार्टनरशिप से है। कहते हैं पी क्यू आर पार्टनर्स है जिनके बीच में रेशियो क्या है 3:1। कहते हैं फर्म डिसॉल्व करी है हमने 31 मार्च 24 को, जब उनकी बैलेंस शीट दे रखी है एज फॉलोज। ये आपको एसेट लायबिलिटीज करके सारे दे दिए, और फिर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी है, ठीक है ना, जिसमें कितने में बिका, कितने दिए, जो भी वाली बातें सारे कर रहे हैं वो एक एक करके पढ़ लेंगे अभी। हमसे मांग रहा है बना दीजिए रियलाइजेशन, कैश एंड बैंक और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो तीन चीजें, रियलाइजेशन, कैश एंड बैंक और पार्टनर कैपिटल। फर्स्ट टास्क क्या होता है बेटा, ऑलवेज फर्स्ट टास्क होता है कि जो बैलेंस शीट दे रखी है उसको ट्रांसफर कर देना, जिसमें से एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज चले जाएंगे रिलेशन में, कैश एंड बैंक चला जाएगा कैश एंड बैंक में, और पार्टनर कैपिटल रिजर्व सरप्लस कहाँ चले जाएंगे, पार्टनर कैपिटल में। तो एक बार पहले उनको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ये रहा आपके पास में रियलाइजेशन अकाउंट, तो सबसे पहले जैसे क्या लैंड एंड बिल्डिंग है 485, तो सन्ड्री एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 485 का। फिर ये आ गया मशीनरी 188, मशीनरी 188। बुक वैल्यूज फर्नीचर 105, फर्नीचर 105। फिर स्टॉक 55,800, स्टॉक 55,800। डेटर 156, डेटर 156। तो टोटल एसेट्स हो गए। वैसे आप एक एक करके बाहर लिख देंगे, एक ही बात है। फिर कैश एंड बैंक 44,200, वो कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा, देख लेते हैं वो उसमें क्या होगा पक्का। ये रहा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44, ये तो नगद ही पड़ा है ना आपके पास। फिर इधर कैपिटल आगे तीनों की 355, 220 और 125। ये तीनों की कैपिटल चलेगी 355, 220 और 125 इन द कैपिटल अकाउंट। फिर आ गया बेटा आपके पास जनरल रिजर्व है 150, वो किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ऊपर रेशियो दे रखी है 3:1। 150 को 3:1 में बांट देंगे पार्टनर्स का, पुराने कमाए हुए प्रॉफिट्स ही तो ना जो बांटे नहीं थे अब तक। तो जनरल रिजर्व 3:1 में बढ़ गया, 150 को बांट दिया हमने इन 3:1। तो 150 को स्प्लिट किया जा रहा है बेटा, जैसे मैंने बोला 3:1 की रेशियो में। फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और बेटा क्रेडिटर, ये दोनों आउटसाइडर लाइबिलिटी है 60,000 और 124, तो ये कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन में 124 और 60।
तो अब बैलेंस शीट देखने की आवश्यकता ही नहीं है, सारी बैलेंस शीट ट्रांसफर होगी एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे। अब पढ़ते हैं। उसने बोला सबसे पहले अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है बेटा एक, जिसको बेचा 30 में, तो गेन है पैसे आगे बाय बैंक, जो 30 का आपके पास है बाय बैंक में जो चीज़ें आ रही हैं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का 30। ठीक है, फिर कह रहे वन ऑफ द क्रेडिटर जो है वो फर्नीचर लेके जा रहे हैं 25 वाला 24 में, तो फर्नीचर 25 से कम हो जाएगा, क्रेडिटर 24 से कम हो जाएंगे, और जो बाकी क्रेडिटर है, क्योंकि अगर किसी लाइबिलिटी को कोई एसेट दे रहा है उसका अलग से नहीं दिखाते, पर जो बाकी क्रेडिटर थे उन्हें हम पे कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे, मतलब 5% कम, तो क्रेडिटर बचे कितने, देखो 1,24,000 थे, उसमें से 24,000 का तो फर्नीचर की वैल्यू लगा ली उन्होंने, तो अभी बचा 1,00,000, और उसमें मैं 5% उन्हें डिस्काउंट कम दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ, तो टू बैंक में जो क्रेडिटर्स का आएगा वो कितना आया 95,000, और इसका वर्किंग नोट भी बनाया हुआ है, 124 माइनस 24, 1,00,000 माइनस डिस्काउंट करके पेमेंट कितनी करी 95, ठीक है ना, तो ये वही वैल्यू आपके पास आ गई। फिर आउट ऑफ द ट्रेड डेटर जो है 9,000 बैड है, बाकी पूरे रियलाइज हो गए, तो डेटर कितने थे हमारे बेटा, ये थे, तो डेटर में 9,000 कम मिल रहे भाई, वो बैड डेट है, मुकर गए, पैसे नहीं दिए, ठीक है ना, तो 156 में से 9 आपके कम हो गए, तो कितने आ गए 147। फिर बाकी एसेट जो बिके, लैंड बिल्डिंग क्या है 525, तो लैंड बिल्डिंग आ गया 525, मशीनरी के 170, मशीनरी 170, फर्नीचर रिमेनिंग टेक ओवर करा पी ने 75, अब जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे कि बचे हुए को कुछ प्रॉफिट या लॉस पे बेचा, जनरली ऐसे बोलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं 25,000 का फर्नीचर कम हो गया था, अब तो उसने सीधा वैल्यू दे दी, पी लेके जा रहा है 75 पे, तो बाय पीज कैपिटल आ जाएगा 75, और वो पी कैपिटल के में डल भी जाएगा टू रियलाइजेशन 75, जो उसने क्या टेक ओवर किया बेटा फर्नीचर, तो कैपिटल पार्टनर डेबिट हो गया और रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। और फिर स्टॉक बिका कितने में 60,000 पे, तो स्टॉक के आगे 60,000, ये सारे एसेट्स की बात हो गई। फिर एक्सपेंसेस रिजोल्यूशन के कितने में 18,700, तो टू बैंक में आ जाएगा आपका खर्चे का 18,700, ये भी अलग अलग करके दिखाने की लोड नहीं थी, जैसे एसेट्स का दिखा रहे हो भाई एक ही इनर कॉलम में डाल के बाहर, वैसे ही कर देना चाहिए था यहाँ भी। और फिर आ रहा है एक आउटस्टैंडिंग बिल भी था रिपेयर्स का, जिसे पे करना पड़ा 3,500, 3,500, तो ये भी आपकी पेमेंट है, मतलब ये भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई बिल था जिसकी पेमेंट करनी पड़ रही है, तो नुकसान ही हो रहा है, तो टू बैंक में ही आएगा ये भी 3,500। अब चेक करना है कोई एसेट है लायबिलिटी बचा तो नहीं, देखो एसेट्स में से कुछ नहीं बचा, सारे यूज हो गए, लायबिलिटी में एक लायबिलिटी बची रहेगी जिसका कुछ नहीं था, विच इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो बेटा ऑटोमेटिकली लायबिलिटी सारी हम पे करते हैं, तो वो टू बैंक में प्रोविडेंट फंड ऑटोमेटिक है, ये पॉइंट ध्यान देने वाला बात है। बाकी सारे एसेट लायबिलिटीज का कुछ ना कुछ हो गया। अभी जितनी पेमेंट्स करी और जितने पैसे आए कहाँ चल जाएंगे बैंक में, तो ये पैसा आया है और ये पैसे पे करे हैं, तो बैंक में आ जाएगा 932, और ये लाइबिलिटीज पेड का 177,200 बन रहा होगा, वो चेक कर लेते हैं, या 177,200 ही बन रहा है इन सबका। अभी तो मैंने कहा था ना इनर कॉलम में डाल के ही करो, तरीका ही वो होता है, यहाँ इंस्टीट्यूट ने गलत किया थोड़ा सा, एक एक करके दिखा रहा है, तो एक एक करके दिखा रहा है, तो एक एक करके ही आइडली दिखाना चाहिए था वहाँ पे, तो इन चारों की जो पेमेंट करी 177,200 है। सारा कुछ करने के बाद बेटा क्या आ जाएगा रिलेशन का प्रॉफिट लॉस, तो ये प्रॉफिट आ रहा है 24,000 का, जो कि किस रेशो में क्या 3:1, तो 3:1 में पीएसआर में प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन 12,804, और फाइनली क्या होगा बेटा आपका क्लोज हो जाएगा टू बैंक करके, किताबें खत्म हो जाएगी, टू बैंक बैलेंसिंग भी करा जाएगी, ये चेक कर लेंगे बैलेंसिंग कर, और फाइनली ये यहाँ पे आ जाएगा बाय पी बाय क्यू बाय आर, पे किया और बैंक काउंट टैली, और ये आपका कहीं ना कहीं शो करता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के ऊपर या आपने कहीं कैलकुलेशन वगैरह का एरर नहीं किया, ठीक है ना, वो काइंड ऑफ इंडिकेशन हो जाती है हमारे लिए कि मैच कर जाए बैंक। हाँ जी, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है पूरे का पूरा क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है, पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है बेटा क्वेश्चन जो है। अगले पे चलते मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जरा अभी। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बेटा पार्टनरशिप से ही आ रहा है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन है, तो फर्स्ट पार्ट पार्टनरशिप से है। कह रहा है अन्नू एंड मन्नू पार्टनरशिप में है, और वो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में 5:3 में। फर्म की बैलेंस शीट दी गई 31 मार्च 24 की, जिसमें बैलेंस शीट आपको दे दी है एक नॉर्मल,
उन्होंने बोला एक पार्टनर जो है रानू करके उसे एडमिट किया जा रहा है 1 अप्रैल से ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। तो टर्म्स क्या रखे नए पार्टनर के साथ में कि उसने बोला उसको 1/5 शेयर देंगे इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स और न्यू पीएसआर बता दी कितनी होगी 532, तो न्यू रेशो दे दी। कह रहा है वो लेके आएगा 1 लाख कैपिटल का, गुडविल की वैल्यू लगानी है 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों के, और वो अपना गुडविल का हिस्सा भी लेके आएगा इन कैश, और ये 3 सालों के प्रॉफिट दे दिए जिससे हम गुडविल निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऑल्सो एग्री किया कि पार्टनर्स विड्रॉ नहीं करेंगे अपने गुडविल के हिस्से को, ना ही गुडविल किताब में अपीयर करेगी। ये तो जब तक लिखता नहीं तब तक हम मानते भी नहीं भाई, गुडविल तो दिखाते तो ही नहीं, सेल्फ जनरेटेड है। और दूसरा वो विड्रॉ नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो तो अगर बोलता है तो ही करते हैं, ये ऐसे उसने बात क्लियर करी, बस इसका कोई इफेक्ट नहीं है ऐसा। फिर डिसाइड किया वैल्यू करने का एसेट्स को, तो ये सारी बातें रिवैल्यूएशन की आ गई एसेट लायबिलिटीज की। हमें कह रहा है बना दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट 1 अप्रैल 24 की। तो वही जो नॉर्मल आपका क्वेश्चन होता है बिल्कुल वैसे ही है, कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल पॉइंट्स नहीं है। हाउएवर हमारे एक आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो गलती कोई नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमें 3 चीज़ें बनानी है बेटा, एक बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाना है पार्टनर कैपिटल, और एक बनानी है बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें हमारी बननी है ना, 1 बाय 1 हम देखते चलते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन रिलेटेड जो चीज़ें वो देखते जाते हैं और उन्हें बैलेंस शीट में डाल के भी साथ के साथ खत्म ही कर देंगे, ठीक है ना। कहता है बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है बाय 50,000, तो बिल्डिंग जितने की भी है उसको 50 से बढ़ाना है, तो है कितने की 380 की, तो बिल्डिंग इंक्रीज ही कितने से हो रही है 50 से, तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा 50, और बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू आ जाएगी। तो बाय बिल्डिंग 50,000 और 380 में 50 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा बेटा 430, तो बिल्डिंग की करेक्ट वैल्यू आ गई 430। मैं साथ के साथ ही बैलेंस शीट भी कहीं टैली कर दूंगा, इससे ईजी हो जाता है, ठीक है ना। नहीं तो बैलेंस शीट पे जब आते हो तो दोबारा रिवैल्यूएशन को देखना पड़ता है, पॉइंट्स को पढ़ना पड़ता है। फिर मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से, इसे 10% से कम करो, तो मशीनरी कितने की 143 की, तो 10% कितना हुआ बेटा 14,300, तो ये कम हो रहा है, तो 2 मशीनरी 14,300, और माइनस करके वैल्यू दिख जाएगी बैलेंस शीट में। तो चेक कर लेंगे 143 माइनस 14,300, तो 128,700, ठीक है ना। फिर फर्नीचर को रिवैल्यू किया 80,000 पे, सो फर्नीचर कितने का दिख रहा है बेटा 85,000 का, तो कम किया है 85 से 80 पे लेके आना है, तो 5,000 से कम हो रहा है, तो 2 फर्नीचर 5,000, 5,000 से कम किया है, तो फर्नीचर कितने का दिखेगा बेटा अब 80 का, तो 5,000 का लॉस कहाँ चला गया रिवैल्यूएशन में, और करेक्ट वैल्यू आ गई यहाँ पे। अगला पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट्स को कितने पे किया 16,000 पे, तो इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू किया 16 पे, तो इन्वेस्टमेंट्स कितने की है 15,200 की, तो ये 15,200 से 16,000 पे लेके जानी, तो 800 से इंक्रीज करनी है बेटा, तो बाय इन्वेस्टमेंट्स 800 से बढ़ानी है, तभी तो वो 16,000 पे पहुंचेगी ना, तो करेक्ट वैल्यू आ जाएगी 16,000 बैलेंस शीट में। फिर आगे बोला उसने इन्वेंट्रीज को कितने में करना है 47,500 पे, तो इन्वेंट्रीज कितने की है 48,400, तो 48,400 में से 47,500 पे लेके जाना, तो 900 से कम करनी पड़ेगी, 900 से कम हो रही है बेटा, टू इन्वेंट्रीज 900, और करेक्ट वैल्यू आ गई बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू 47,500। फिर कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो क्रिएट करनी है 5% की, तो जो भी डेटर है उस पर 5% प्रोविजन बन जाएगी, कितने की है 164, तो 164 का 5% आ जाएगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज 1,64,000 का 5% 8,200, और ये माइनस होके कहाँ दिख जाएगा बैलेंस शीट में 164 माइनस 5%, वन 55,800 चेक कर लेंगे। ये आइडियली जो दिखना चाहिए बेटा ये अलग अलग ही दिखना चाहिए, नेट नहीं दिखना चाहिए, आउटर में नेट जाएगा पर इंडिविजुअली दिखना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल ऐसे होना चाहिए था, ट्रेड रिसीवेबल करेक्ट जो प्रेजेंटेशन है 164 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,200, और फिर आउटर कॉलम में वैल्यू आती है, ये इनर कॉलम में आपको दिखाना चाहिए था इतना, ये आपका दिखना चाहिए था ऐसे,
और फिर बाहर वैल्यू आती है। दिस इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन, जबकि यहाँ पे ऐसा उन्होंने नेट ही दिखा दिया। मैं वैसे बात कर रहा हूँ थोड़ा, अगर हम बारीकी में जाके देखें चीज़ को करेक्ट क्या है। अब हमारे रिवैल्यूएशन के बेटा सारी चीज़ें होगी यस। देखो लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं है, तो लाइबिलिटीज को कोई चीज़ नहीं है, तीनों चीज़ें सेम ही है। लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ये तीनों एज इट इज डाल देता हूँ मैं, क्योंकि लाइबिलिटीज में कोई रिवैल्यूएशन है, तीनों एज इट इज आ जाएगी। 2 लाख, 119,500 देखो, और 16,200, ये अभी के अभी डाल के खत्म करी, इनका कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा क्लोज करता हूँ। तो रिवैल्यूएशन का आ रहा है प्रॉफिट, और वो किस रेशियो में जाएगा, पहले ओल्ड रेशियो क्या थी बेटा 5:3। ओल्ड रेशियो क्या थी 5:3, तो 5:3 में इतना इतना बढ़ जाएगा, चेक कर लीजिए 22,400 का जो प्रॉफिट है। तो 22,400 डिवाइड बाई 8 इंटू 5 और इंटू 3, और ये पार्टनर्स में चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। साथ के साथ पार्टनर्स में क्या आ गया बेटा, उनकी कैपिटल जो पहले से थे 280 और 250, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। कोई रिजर्व वगैरह कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ बैंक बचा। बैंक तो मैं लास्ट में डालूंगा, क्योंकि उसमें जो भी एडलेस होएगा वो करके आएगा सारा। अब चलते न्यू पार्टनर को लेके। तो न्यू पार्टनर कितने रुपए लेके आया बेटा कैपिटल के, 1 लाख, और वो गुडविल के भी ला रहा है। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाया, मैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से बात करता हूँ जो हम जनरली करा करते हैं। तो इसमें बेटा गुडविल के भी तो पैसे ला रहा है ना, इन कैश ही ला रहा है। तो अल्टीमेटली इन तीनों को ऐड करो पहले, 87,000 प्लस 1,06,000 प्लस 122, 3,15,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,05,000 इंटू 2, 2,10,000। ये हमारे पास क्या बनती है बेटा, जो आपके पास गुडविल की वैल्यू बनती है। ठीक है ना, और इसमें गेन सेक्रीफाइस के लिए जो करना है, ये गुडविल की वैल्यू करके दिखाई हुई है इन्होंने यहाँ पे, ये 2,10,000 आ गई। अब इसे करने के दो तरीके हैं, या तो क्या करो, नए पार्टनर का हिस्सा निकालो, नए पार्टनर का हिस्सा निकालो और उसे जो सेक्रीफाइस रेशियो उसमें बांट दो। तो उन्होंने वही किया, जैसे नए पार्टनर का हिस्सा कितना 532 में 2/10, बेसिकली 1/5 जो था, और वो सेक्रीफाइस रेशियो उनकी 5:3 बन रही है। या दूसरी अप्रोच क्या होती है सर, जो हम सीखते हैं, क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू। तो क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। तो 5:3, 532। तो 5:3 में अगर मैं 2 10 को बांटता, 131 250, 78 750। और डेबिट इन न्यू रेशियो में करूंगा, 1,05,000, 63 और 42। तो ये 42 आ गया डेबिट, ये कितना आ गया 26 250 से क्रेडिट, और ये 15 750 से क्रेडिट। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा जो एंट्री है। अब आइडली जो प्रेजेंटेशन है, मैं अगर वैसे सही की बात करूँ, जो हम करते हैं वो क्या होना चाहिए कि वो पैसे कितने ला रहा है बेटा, बाय बैंक में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बाय बैंक में 1 लाख प्लस 42। आप पूरा 142 लिख दो, 1 लाख कैपिटल के और गुडविल के 42। और फिर एंट्री बनी न्यू पार्टनर 2, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको डेबिट आपके पास क्रेडिट किया जा रहा है, अन्नू एंड मन्नू। ये 42 से डेबिट हो जाएगा, और ये बाय बैंक नहीं आएगा, ये आपके पास आ जाएगा बाय रानूस कैपिटल। तो इन दोनों को क्रेडिट कर दिया और उसको डेबिट कर दिया। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, नेट इफेक्ट वही हो रहा है, उसने सीधा बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल दिखा दिया, मतलब जो वो पैसे ला रहा है वो सीधा न्यू पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया और बैंक को डेबिट कर दिया। जबकि हम क्या दिखाते हैं, पहले वो पैसे लाए तो बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल, या अगर आप प्रीमियम गुडविल यूज करते बात अलग होती है, तो वो सीधा हो गया, और फिर न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स हो रहे सेक्रीफाइस रेशियो में। तो उस अप्रोच से करोगे तो भी आंसर बेटा यही बनेगा। तो यही वो चीज आ रही है, करके आएगा तब भी 1 लाख ही क्लोजिंग बनेगा, और इन दोनों का इतना ही बनेगा, चेक कर लेना, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप टोटल डालो 142 और वो 42 से डेबिट कर दो तो 1 लाख ही रहेगा। और इसको वो एंट्री बन गई, तो एंट्री क्या बनी, रानू टू अन्नू टू मन्नू, और ये तीनों की वैल्यूज यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगी। और बैंक में बेटा क्या होगा, बैंक में जितना पहले था
30,100, उस 30,100 में वो 142 लेके आया कैपिटल प्लस गुडविल का, 172,100 हो गया। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी और अगेन बल्ले 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 हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, उसमें कोई पॉइंट्स ही नहीं थे, कोई टिपिकल कोई कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह कोई बातें नहीं थी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है जो इसमें आप कर सकते थे बेटा, ये जो हमने गुडविल निकाली इसमें जो प्रॉफिट्स था ना बेटा, ये ट्रेंड में थे, मतलब ट्रेंड का मतलब ये इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, *1 *2 *3। पर जनरली जैसे हम बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जब तक ना बोले आप ना लगाओ, आप नहीं है नहीं है, मतलब नॉर्मल सिर्फ गुडविल निकालते हो तो वहाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी नीचे दिया है आंसर में, मेरे ख्याल दिया होगा पक्का, यस ये लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिवली गुडविल कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिंस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो फिर गुडविल पक्का अलग आएगी, फिर मतलब गुडविल अलग से ही निकल के आएगी, इवन उसके जो पैसे ला रहा है वो उसका हिस्सा अलग हो जाएगा, जो भी है एंट्री के अमाउंट अलग हो जाएंगे, पर बैलेंस शीट टैली करेगी वो, तो जो भी इफेक्ट है वो तो सेम आएंगे, बट वो निकाल ही जा सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। और ये एक गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री को उन्होंने बता दिया जो था वो सेक्रीफाइस में बांटा, और ये बैंक का जो पैसे वो लाया उसका है। अब अकाउंट ना भी बनाओ चलेगा, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ठीक है, बट ये चीज़ जरूर है कि गुडविल में दोनों ऑप्शन थे, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, दैट इज फ्रॉम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन देखते जरा। क्वेश्चन कह रहा है हर्षी ट्रेडर्स कैरी ऑन करता है रिटेल बिजनेस इलेक्ट्रिकल गुड्स का, बुक्स बनाता है सिंगल एंट्री सिस्टम जो हम चैप्टर को बोलते हैं, बैलेंस शीट दे रहा है 31 मार्च 23 की एज फॉलोज, तो लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट आपको पहले से ही दे दी, तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली। फिर उसने समरी ऑफ कैश एंड बैंक बुक भी दे दिया आपको इस साल की, तो वो रिसीट पेमेंट करके बैलेंसेस वगैरह डाल के वो भी दे दिया, तो वो भी आपका टैलिड है, तो एक और कैश एंड बैंक का अकाउंट भी वर्किंग नोट में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी क्वेश्चन 8 नंबर का दिया है, फिर भी वो कम मार्क्स का ही है। द रीज़न इज क्योंकि इसमें समय लगता है और कुछ पॉइंट्स दे रहा है, वो एक एक करके पॉइंट्स हम देखेंगे, जैसे जीपी रेट है, आपको डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड है, कुछ क्लोजिंग बैलेंसेज है, वो करके आपको चीज़ें दे रहा है। हमें क्या मांग रहा है, वही रिक्वायरमेंट क्या होती है इसमें, ट्रेडिंग पीएनएल इस साल का और बैलेंस शीट। तरीका इसमें बड़ा सिंपल था, पढ़ो और सीधा डालते चलो, पढ़ो और सीधा डालते, तो जनरली मैं कहता हूँ कि जैसे कोई खर्चे का प्रीपेड आउटस्टैंडिंग है उसको साथ के साथ इफेक्ट दे दो, और एक फिक्स एसेट को कोशिश करके आप साथ के साथ खत्म कर सके तो बेटर रहता है, ठीक है ना। नाउ हमने जो बनाना है बेटा यहाँ पर में अगर आप देखेंगे, तो एक हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और एक हमें बनानी है बैलेंस शीट, और बाकी जो वर्किंग नोट्स आएंगे तो ढेर सारे अकाउंट खुल जाते हैं, चलो 2 वर्किंग नोट बच जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट और जो कैश एंड बैंक बुक है। अब स्टार्ट करना शुरू कर देते, जैसे सबसे पहले कैपिटल दे रखी है 6,05,000, तो ये कहाँ डल जाएगी, क्लोजिंग में इनर कॉलम में, ओपनिंग बैलेंस आ गया 6,05,000 डायरेक्टली। फिर क्रेडिटर दे रखे हैं 75,200, ये क्रेडिटर अकाउंट खुल जाएगा बेटा, वहाँ पे आ जाएगा, तो क्रेडिटर अकाउंट में बैलेंस आ गया 75,200। सैलरी पेबल की चर्चा मेरी बाद में होगी, ठीक है ना। फिक्स एसेट पे मैं जब डेप्शन का रेट आएगा तब कर लूंगा, कोई ना। स्टॉक दे रखा है 170,800, तो ये ट्रेडिंग में आ जाएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक 170,800। फिर डेटर आ गए 145,400, ये डेटर अकाउंट में चले गए, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट्स है, इसको मैं बाद में देख लूंगा, क्यों मैं अभी रोक रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कोई खरीदी बेची, तो वो सारी बात के लिए मैं पेंडिंग रख लेता हूँ, ठीक है। और कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया 129,500, ये इसने बना के दिया है, तो ये यहीं पे खत्म हो गया भाई, तो इसने बना ही दिया खुद, तो बात ही खत्म हो गई। अब कुछ चीज़ें अनटिक बची उन पर बाद में आ जाएंगे करके। कैश सेल आई बेटा, तो कैश टू सेल, कैश में तो आगे, सेल कहाँ जाएगी, सीधा ट्रेडिंग में, तो 1022,400 आपके पास है, सेल्स कैश वाली आ गई सिर्फ अभी, ठीक है। फिर रिसीट फ्रॉम द डेटर्स 85,52, तो 85,52,000 आपके पास डेटर से मिला, तो एंट्री में यहाँ तो आ गया कैश में, किस में डलना रह गया, डेटर अकाउंट में, बाय कैश एंड बैंक 85,52, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट्स का दे रहा है, क्लोज करना करके खत्म करो या लास्ट तक वेट करते रहोगे, चलो इन्वेस्टमेंट्स का क्लोज कर दे। ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 6% थी, 60,000 की बेटा। हमारे पास इस साल में कोई इन्वेस्टमेंट और खरीदी वगैरह नहीं है, कैश एंड बैंक में कहीं पे नहीं है कि इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हो, और नीचे कोई पॉइंट नहीं है इन्वेस्टमेंट्स का, तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। तो इस पर इंटरेस्ट जो इस साल मिल रहा है वो 3,600 मिल रहा है, बनता भी क्या इतना ही है, क्या बनता भी इतना ही है, 60,000 का 6%, हाँ बनता भी इतना है, तो पूरा मिल गया, तो कोई अक्रूड वगैरह कुछ नहीं है, तो बैलेंस शीट में 60,000 एज इट इज आएगा।
वो तो एज इट इज है, क्योंकि ना कोई और इन्वेस्टमेंट करी, ना पुरानी को बेचा। और जो 3600 की इनकम है वो कहाँ चली जाएगी, पीएल में। तो बाय इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, पीएल में इनकम आ गई। बनती भी इतनी है, मिल भी इतनी गई, कुछ अक्रूड नहीं है। मान लो मिली कम होती तो यहाँ तो पूरी आती, बाकी बची हुई अक्रूड बन जाती। ठीक है ना। फिर इन्वेस्टमेंट क्लोज हो गया। फिर है कैश परचेजेस, जैसे 948,400, तो ये ट्रेडिंग में आ जाएगा सीधा इनर कॉलम में। टू परचेज कैश वाली 948,400। क्रेडिटर्स को पे किया, ये क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा 7545। दिस विल बी इन क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर टू कैश बैंक 7545। ठीक है। फिर सैलरीज का पॉइंट है, तो सैलरीज के पॉइंट के लिए अगर अभी करना है तो वो फिर आउटस्टैंडिंग वगैरह के ट्रीटमेंट का देखना पड़ेगा, नीचे भी देखना पड़ेगा कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। तो नीचे दे रखा है बेटा, फोर्थ पॉइंट है 31 मार्च को 14,800 आउटस्टैंडिंग है टूवर्ड सैलरी। तो ये पे किया है 412,800, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, और ओपनिंग 9,000 भी दिया तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सैलरीज देखो, ये कैश बुक में था, क्लोजिंग ऐड हो गया, ओपनिंग माइनस हो गया। तो ये वैल्यू चली जाएगी कहाँ, पीएनएल में, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 418,600 हमारा सैलरीज का खर्चा आ जाएगा पीएनएल में, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। तो मेरा सैलरी का पॉइंट भी मैंने एंड टू एंड खत्म कर दिया। ठीक है ना। फिर और क्या दे रखे बेटा, बाकी खर्चे, रेंट, टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, दोनों डायरेक्ट ही है, इनका कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ओपनिंग में नहीं है, कुछ नीचे नहीं है। 251,600 और 138,400, 251,600, 138,400, सिंपल। फिर ड्राइंग्स दे रखे 240 की, ये क्या होगी, कैपिटल से माइनस हो जाएगी, ड्राइंग्स जो है माइनस कर दी कैपिटल से। फिर क्लोजिंग कैश एंड बैंक है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिख जाएगा 171,300, तो ये कैश एंड बैंक आ गया 171,300, तो ये भी खत्म। अब हमें जीपी रेट दे रहा है, इसका रोल बाद में आता है क्योंकि अभी डेटर क्रेडिटर क्लोज ही नहीं है, उस पर बात करेंगे। तो हमें यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, डिस्काउंट अलाउड कितना है 62,500, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 35,000। तो डिस्काउंट अलाउड के दो इफेक्ट क्या होंगे, एक डेटर कम होंगे, खर्चा जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड के एक क्रेडिटर कम होंगे और इनकम आएगी। तो ये देख लेते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड 62,500 है, डिस्काउंट रिसीव्ड 35,000 है, वो क्रेडिटर में आ गई, एक से डेटर कम हो गया, एक से क्रेडिटर कम हो गया। और साथ ही साथ में ये आ गया पीएल में खर्चा डिस्काउंट अलाउड, और ये पीएल में इनकम डिस्काउंट रिसीव 35,000 जी। ठीक है ना। फिर थर्ड पॉइंट में क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए बेटा डेटर के और क्रेडिटर के, 220,500 और 105,600। तो क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे डायरेक्टली इन द आपके पास बैलेंस शीट एज वेल एज इन द अकाउंट। तो 220,500 और 105,600, और साथ के साथ बैलेंस शीट में 220,500 और 105,600 इन द बैलेंस शीट, तो डायरेक्टली ये आ गया। अब जो बचा एक डेप्शन का पॉइंट है, उसे क्लोज कर देते। डेप्शन का रेट कितना है बेटा, 10% है व्हीकल और फर्नीचर पे, कुछ खरीदा वगैरह तो है नहीं, बेचा भी नहीं है, तो डायरेक्ट आने पर 10%। तो मोटर व्हीकल 110 की है, तो 10% डेप्शन कितनी होगी, 11,000। और बची वैल्यू कहाँ दिख जाएगी, बैलेंस शीट में, 110 माइनस 11 करके 99। ईजी सा पॉइंट है, कुछ है ही नहीं। ठीक है। ऐसे ही व्हीकल का, फर्नीचर का है 73,500, तो मोटर व्हीकल का हो गया, फर्नीचर का 73,500 है, तो 7350 हो गया, ये टोटल आ गई। और यहाँ पे फर्नीचर कम हो गया, 73,500 में से 7350 करके 66,150। तो ये भी खत्म, खर्चा गया पीएल में और वैल्यू कम हो गई। ठीक है ना। अब हमारे पास बचे हुए पॉइंट देखो, ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ कैश एंड बैंक सारा हो गया, जीपी का बचा है। अगर मैं देखूं बेटा, क्या मेरे डेटर क्रेडिटर क्लोज हो सकते हैं, हाँ। डेटर में क्या निकल के आ रहा है, आपकी क्रेडिट सेल्स, क्योंकि सारी चीजें चल चुकी है, और इधर क्या आ रही है, क्रेडिट परचेज। और ये दोनों वैल्यूज कहाँ डल जाएगी हमारी, रिस्पेक्टिवली इन द ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स और परचेज, क्रेडिट सेल और परचेज और सेल आ गई, और ये टोटल चल गई, टोटल सेल टोटल परचेज होगी, इनर कॉलम में डालने का ऐड करके। अब उसने बेटा मुझे जीपी रेट बोला है 12.5% है सेल्स का पूरे साल का, यानी कि सेल जितनी है उसके ऊपर 12.5% करना है, तो जितनी सेल है उसका 12.5% करोगे तो जीपी आ जाएगा, और यही जीपी नीचे ब्रॉड डाउन हो गया बाय जीपी। अब जनरली क्या होता था, जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है तो आप जीपी निकाल लेते, तो यहाँ जीपी कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस भी करा जाएगी।
तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। और ये कहाँ डल जाएगा 261,600, ये डल जाएगा बेटा बैलेंस शीट में, सेकंड इफेक्ट। बस बात खत्म, क्वेश्चन ओवर एंड आउट। अब कुछ बचा ही नहीं। तो पीएल की सारी चीजें टिकड है, यस सर। नेट प्रॉफिट आया, बैलेंसिंग फिगर, ये आपका इधर ऐड हुआ, और फाइनली आपके पास कैपिटल आ गई, क्लोजिंग, और बैलेंस शीट क्या हो गई, टैली हो गई, और फिर से बल्ले बल्ले हो गई। बस क्वेश्चन में था ही कुछ नहीं। अगर आप अप्रोच सही रख रहे हो ना बेटा, जैसे एनपीओ के चैप्टर है, पार्टनरशिप के है, फाइनल अकाउंट से आपके पास में सिंगल एंट्री है, थोड़ी थोड़ी अप्रोचेज मैंने बच्चों को अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कस्टमाइज कर रखी है। मतलब वो आपका अगर क्लियर है तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा कभी, आप मान के चलो, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली उसी अप्रोच से करते जाओ तो आपका उसी में पेस बढ़ती जाएगी और आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, दिक्कत कहीं नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। अगले पे चलते बेटा अभी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट आ रहा है बेटा क्वेश्चन 5, दो क्वेश्चन हमारे बचे 5 एंड 6। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इन्वेंट्री, किया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा। कहते हैं मनीष अपनी बुक्स क्लोज करता है 31 मार्च को हर साल। इन्वेंट्री टेकिंग जो है ईयर एंडेड 31 मार्च 24 की उन्होंने कंप्लीट कब करी, 10 अप्रैल को, मतलब 10 दिन बाद करी, बाद है, आफ्टर है। जिस दिन वैल्यू ऑफ स्टॉक जो गोडाउन में पड़ा था वो कितना पड़ा था, 450 एट कॉस्ट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब हमें ट्रांजेक्शन दे रहा है जो हुई है बेटा 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में, 10 दिनों में क्या हुआ। तो बेटा जो बेचा होगा उसकी कॉस्ट को ऐड कर देंगे, उल्टा आएंगे, और जो खरीदा है वो माइनस हो जाएगा एक पार्ट से, और बाकी कुछ और पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 450 500 इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 10 अप्रैल कितना है, 450। अब हमने बेचा कितना है, सेल करी है 110 की, और कुछ सेल रिटर्न भी 10 की। तो सेल में से सेल रिटर्न तो माइनस हो गया पहले, तो सेल्स आ गई आपकी कितने की, 1 लाख। और इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए क्या होगा, जीपी रेट चाहिए होगा। तो जीपी रेट वो देगा हमारे को पक्का। तो ये दे रखा है, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। हमें तो यही बताना है ना वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है 31 मार्च को। बेटा 25% ऑन कॉस्ट है, अगर सेल प्राइस दे रखी है, इट मीन्स अगर कॉस्ट 100 है, बड़े बार केसेस किए हुए इसके, तो प्रॉफिट 25 हो गया, तो बेच कितने मेरे 125 में। तो ऑन कॉस्ट 25%, तो ऑन सेल कितना हो गया, 1/5, ऑन सेल 25/125। तो अब अगर 1 लाख की सेल है तो उसके अंदर कितना प्रॉफिट है, दैट इज 1/5, 1 लाख इंटू 1/5, 25/125। और कॉस्ट कितनी होगी 80। अगर आप 80,000 पे 25% करोगे तो आ जाएगा ना 20,000, अभी तो 1 लाख बना। तो माइन उल्टा कर रहे हैं ना, सेल में से माइनस कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है 25/125। ये ऐड हो गया। परचेजेस करी 85 की इंक्लूडिंग कैश, तो उसमें क्या दिक्कत है, इंक्लूडिंग ही होते भी कैश क्रेडिट। कुछ परचेज रिटर्न भी है 2500 की, तो नेट परचेज आ जाएगी 85,000 माइनस 2500, तो माइनस कर देंगे, तो ये लेस हो रही है। परचेज जो करी 82,500, ठीक है ना। फिर उसने जो पॉइंट्स दिए छोटे छोटे, ध्यान से देखते जाओ। गुड कॉस्टिंग 15,000 के मिले थे मार्च में फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो हमारे गोडाउन में कुछ स्टॉक आया था, हमने किसी और का स्टॉक अपने गोडाउन में रखा था जिसे हमने बेचना है कंसाइनमेंट बेस पे, एजेंट है हम किसी के, जिसमें से 60% गुड्स हमने बेच दिए थे 10 अप्रैल तक। वो हमारी सेल का वैसे ही पार्ट नहीं है, तो लिखिए वो हमारी सेल थोड़ी ना, तो किसी और की हम सेल कर रहे हैं। बट ये स्टॉक हमारे गोडाउन में पड़ा। अब सवाल उठा हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है 10 अप्रैल को, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो किसी और का पड़ा है भैया। तो 15,000 का 40% ही बचा हुआ ना। तो अनसोल्ड स्टॉक जो है कंसाइनमेंट का 15,000 का 40%, क्योंकि 60% तो बिक चुका है। तो वो मेरे गोडाउन के स्टॉक में पड़ा है उस दिन 10 अप्रैल को, जिस दिन मैंने स्टॉक की वैल्यूएशन करी। तो मेरा स्टॉक नहीं, तो उसे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, जितना उस तारीख को बचा रह गया। तो 15,000 का 40% बचा रह गया, 60% बिक गया। और 6 पॉइंट के स्टॉक टेकिंग के बाद पता चला कि एक आइटम जो थी स्लो मूविंग आइटम थी, जो 14,850 की थी, जिसे लेना कितने पे, 9,500 पे, क्योंकि खराब हो गई है भाई। तो रूल होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हमने दिखाया हुआ 14,850 पे, दिखाना है 95, तो कम करना पड़ेगा। कितने से कम करना पड़ेगा बेटा, 14,850 पे तो दिख ही रहा है, 9,500 पे लेके आना है, तो 5,350 से कम करना है, 5,350। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 5,350। इन सबका टोटल क्या बेटा, ये माइनस हो रहा है एक्चुअली में, अगर आप चेक भी करोगे टोटल वाइज, तो दिस प्लस दिस माइनस ये हो रहा है। वो ऐसे ही लिखा था, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टॉक की, कौन सी डेट की, 31 मार्च 24 की।
तो करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक आ जाएगी 31 मार्च 24 की 436,150 जी। 436,150 हमारी करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक आ जाएगा, ठीक है ना। तो विद दिस अगर आप देखेंगे तो विद दिस हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बोला इसमें ऑल्टरनेटिव भी दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया, बस वो सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को माइनस करने के अलग अलग दिखा दिया। सेल को ऐड कर रहे थे, सेल रिटर्न को माइनस किया था, तो हमने अलग से नीचे दिखा दिया, फिर उसको कॉस्ट पे लाना पड़ेगा, कंफ्यूजन होती है। आप नेट करके ही चल लो हमेशा, वो बेटर रहता है। फिर अगले में बेटा दो पार्ट्स दिए हुए और क्वेश्चन बहुत क्लियरली इसमें चॉइस आ रही है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू सब पार्ट्स इधर वन और टू। तो पहला तो फाइनल अकाउंट्स का है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मिस्टर प्रकाश एक फैक्ट्री चलाते हैं जो प्रेशर कुकर बनाती है, डिटेल्स है मैन्युफैक्चरिंग खर्चों की जो उसकी हुई इस साल की, और ये सारी आइटम देखिए हमें क्या कह रहे हैं, बना दीजिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इस साल का 31 मार्च 24 के साल का। वी हैव टू मेक द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ही आसान है, ऐसे तो पता नहीं कितने क्वेश्चन आपके पास कर रखे होते हैं, तो चीज़ें डायरेक्टली डलती रहती है। मेन चीज़ क्या आती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है विच इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, लेबर का खर्चा है, डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे भी सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। मुझे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल है, वेजेस है, इनडायरेक्ट खर्चे है, रिपेयर मटेरियल, डेप्शन वगैरह है, जो भी चीज़ है, पावर फ्यूल वगैरह जो भी है, फैक्ट्री के सारे खर्चे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग माइनस हो जाएगा, यहाँ फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं आता, और अगर कोई सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप है तो वो भी यहाँ से कम हो जाता है, बस। तो अब ये क्या करके चीज़ है, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये डेबिट में दिख जाएगा 625 देखो, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये क्रेडिट में आ जाएगा 715। हम इसे माइनस करके नहीं दिखाते ना बेसिकली, कि डेबिट में माइनस या क्रेडिट में माइनस करके हम ऐसे नहीं कर रहे, हम अलग अलग ही दिखा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाता है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, परचेज दे दिया, परचेज रिटर्न दे दिया, तो ये सारों से क्या निकल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ओपनिंग है 585, परचेज कितना क्या 1874 -95 और क्लोजिंग माइनस हो जाएगा 470, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 1894। ओपनिंग प्लस परचेज ऑब्वियसली नेट ऑफ रिटर्न माइनस क्लोजिंग, ठीक है ना। फिर आगे बेटा आपके पास में वेजेस का खर्चा है, वो आ गया 397। अब बाकी सारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग खर्चा बोलते हो एक एक करके आ जाएंगे, जैसे इंटरेक्ट मटेरियल दिया था 188 वो आ जाएगा, या बाहर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं इनर कॉलम में टोटल करके लिखना कंपलसरी है। इनडायरेक्ट वेजेस आ गई 82 की। फिर आपके पास में बेटा आ गया पावर इलेक्ट्रिसिटी 176, फिर रिपेयर मेंटेनेंस आ गया 265, फिर डेप्शन के खर्चे आ गए दोनों फैक्ट्री के और प्लांटर मशीनरी के, अगर ऑफिस की होगी तो नहीं आएगी, वो PL में जाती है 144 162। फिर सेल ऑफ स्क्रैप है, तो ये ऑब्वियसली फैक्ट्री का स्क्रैप है तो क्रेडिट हो जाएगा, इससे कॉस्ट कम हो जाती है। तो सारी चीज़ें हमारी डल गई है, ये खर्चों का टोटल था, तो ये आपकी बैलेंस भी करा गई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो ट्रेडिंग में चला जाता है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो हमने बनाया उसकी कॉस्ट कितनी है, जो इस साल हमने प्रोडक्शन करी उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है ना, वो चीज़ आ गई। नाउ अगला जो आ रहा है बेटा BRS का आ रहा है पॉइंट, अगला जो आ रहा है BRS का आ रहा है, तो हमें और में दिया हुआ ऑप्शन में था, क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ बिजनेसमैन ऑन 31 मार्च 24। चार्टिंग क्या बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर दी कैश बुक, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट कैसे आंसर करता है बेटा, उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है, वो ओवरड्राफ्ट को प्लस करके लिखा हुआ है। हम जनरली क्या करते हैं बेटा, हम जनरली एज ए नेगेटिव ही डाल देते हैं, तो उससे आंसर वैसे ही आपका बनता है, तो हम -24 से शुरू कर लेते हैं ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव, या आप दो कॉलम बनाते डेबिट क्रेडिट, तो वो एक तरीके से क्रेडिट बैलेंस में डल गया, ठीक है ना। तो वो प्लस वाले डेबिट और अब वो आपको वैसे करके दिखा सकते हो, प्लस माइनस बना दो तो ये माइनस में डल जाएगा। अगर आप वैसे करो, आप एक ही कॉलम बना रहे हो तो इसे ब्रैकेट में लिख दो, थॉट प्रोसेस आपकी ठीक चलेगी। तो हमें कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं, तो कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से पासबुक तक आना है। सिंबल्स रिवर्स हो जाएंगे पर आंसर सेम आ जाएगा, क्योंकि वो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में दे रहे हैं। अब कह रहे हैं चेक डिपॉजिट किया एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बेटा हमने कोई चेक डिपॉजिट किया बैंक स्टेटमेंट में पर कैश बुक में, इससे क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया क्योंकि डिपॉजिट होने से पासबुक बढ़ गई, पर अब तो कैश बुक में नहीं डाला, ये डिपॉजिट पर क्लियर नहीं है, ये है कैश बुक में नहीं डाला पासबुक, तो पासबुक बढ़ चुकी है। अब अगर कैश बुक से शुरू कर रहा हूँ तो कैश बुक को भी बढ़ा दूंगा ना 4000 से, तो 4000 से क्या करूंगा, ऐड करूंगा,
यहाँ देखो ये लेस में है, मैं यहाँ भी करता जाऊंगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में चलते हैं ना, क्योंकि तो सिंबल में ऑपोजिट रहेगा, मैं वैसे कह रहा हूँ आपको पहले ही, लेकिन हम तो इसी अप्रोच से चल रहे हैं। तो ये कैश बुक है, ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एक ही थॉट है, फिर क्लियर रहता है आपके लिए। कैश मिला ईएक्सी से, वो एंटर हुआ इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो बेटा कैश मिला बैंक कॉलम कैश बुक, मतलब कैश बुक में एंटर हो गया, तो मतलब पासबुक में नहीं आया। तो हमारे पास में जो है इसमें गलती एक करी गई है। गलती क्या करी गई? कैश मिला था तो कैश कॉलम में आना चाहिए था, हमने गलती से बैंक कॉलम में डाल दिया, और इसकी वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक इस जो हम बैंक कॉलम बना रहे हैं तो वो बढ़ा दिया, हमने गलती करी, क्योंकि कैश कॉलम में ऐड करना था, हमने बैंक कॉलम में कर दिया, इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, जबकि पासबुक में तो होना ही नहीं था, वो तो कभी आना ही नहीं था, कोई चेक वगैरह थोड़ा ना है। तो इसकी वजह से कैश बुक ज्यादा दिख रही है, तो क्या कर देंगे 3150 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। फिर अगला है डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 1000। तो बेटा कैश बुक की जो डेबिट साइड है, रिसीट साइड है, वो कम है। अगर रिसीट साइड कम होती है मेरे प्यारे बच्चे, डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड, अगर उसके वैल्यू कम है तो इसकी वजह से यानी कि कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है। रिसीट कम होगी तो बैलेंस कम ही आएगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा 1000 से। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा 1000 से। फिर चेक फॉर 9000 डिपॉजिट कराया पर कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट 8950 है। तो कैश बुक में 9000 प्लस किया, पर पासबुक में 8950 ही प्लस किया। इसका मतलब इसमें 50 रुपए ज्यादा दिख रहे कैश बुक में, तो कैश बुक 50 रुपीज ज्यादा है, तो कैश बुक को क्या करेंगे? 50 से कम कर देंगे, 50 से कम कर देंगे, ठीक है ना। फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल भेजा था बैंक को, पासबुक में तो आ गया, एंट्री कैश बुक में नहीं डली, तो पासबुक तो बढ़ चुकी है, पासबुक बढ़ चुकी है, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, तो 4200 से बढ़ा देंगे। फिर बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। दो बार बैंक चार्जेस डाल दिए, एक तो बार सही है, दूसरी बार डालने से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक कम दिख रही है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, तो 40 से ऐड करना पड़ेगा। फिर नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा? नोटिंग चार्जेस डेबिट होने की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो गया, क्योंकि कोई बिल डिस्काउंट था वो डिसऑनर हुआ, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बैंक वाले नोटिंग चार्जेस लगाए तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, तो हम कैश बुक का भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। फिर चेक डिपॉजिट कराया 25 मार्च को, बट कलेक्ट हुआ बैंक के द्वारा 5 अप्रैल को। तो चेक डिपॉजिट कराने से कैश बुक बढ़ गई, पर पासबुक तो बढ़ी नहीं, पासबुक तो अगले साल बढ़ रही है, तो चेक डिपॉजिट कराने से कैश बुक ज्यादा दिख रही है, तो कैश बुक को क्या करेंगे? कम करेंगे 4800 से। और लास्ट है चेक इशू किया 26 मार्च को, बट प्रेजेंट हुआ अगले साल। तो इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इशू करने से क्या हो गया? कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, इशू करने से कैश बुक का बैलेंस बेटा कम हो गया, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे? अब इशू करने की वजह से जब कम हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? बढ़ाना पड़ेगा 3000 से, क्योंकि कैश बुक का कम हो गया था हमारा, पासबुक तो कम हुई नहीं। तो चेक कर लेंगे अभी, तो आपका बैलेंस कितना आ रहा है? नाइनटीन 820 नेगेटिव में आ रहा है बेटा, नेगेटिव इज रिफ्लेक्टिंग द ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो वही है उसमें आप देख सकते हो, वो एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं, पर उसमें आप गलती कर दोगे, तो इसलिए मैंने पूरे चैप्टर में एक ही अप्रोच सिखाई, या स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, प्लस दिया प्लस लिख दो, माइनस दिया हो ब्रैकेट में लिख दो, बात खत्म होगी, थॉट प्रोसेस तो एक रहेगा ना। नहीं तो 4 केस बनते हैं, अभी सिर्फ 2 केस है, कैश बुक से पासबुक जाना है, पासबुक से कैश बुक आना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और अगर इसमें एडजस्टेड कैश बुक से करना था तो बेटा वो भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है और ईयर एंड है, तो आप करना चाहते हो कर दो, जल्दी हमने क्या बोला? क्वेश्चन बोलेगा तभी करो यार, क्वेश्चन बोलता है तभी करो, वरना आप अपने पास नॉर्मली जो है अपना BRSC बना दो, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आ रहा है बेटा क्वेश्चन जो है सी पार्ट, बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट दे रहा है हैप्पी लिमिटेड का 31 मार्च 24 का, इसमें इशूड एंड पेड अप कैपिटल है, कुछ शेयर दे रखे इक्विटी, इसमें कुछ कॉल इन एरियर भी है, फिर इक्विटी शेयर से रिजर्व सरप्लस है। 1 अप्रैल को
कुछ चीज़ें बता रहे एक एक करके, और हमें क्या करें, एंट्रीज डाल दीजिए। तो एंट्रीज डालने बेटा क्वेश्चन में सिर्फ, तो एक एक करके पढ़ते अभी। सबसे पहले कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई 6 रुपये की 40,000 इक्विटी शेयर्स पे, और ये कॉल मनी 30 अप्रैल को मिल गई। तो बेटा एक कॉल मनी किस शेयर्स पे, इन 40,000 पे है। ये 4 पे 10 रुपये के 4 पे पेड अप थे ना, ये 40,000 शेयर जो है 10 रुपये वाले 4 पेड अप है, इनसे 6 रुपये की कॉल मंगा रहे हो। तो फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, तो 40,000 to 6 के हिसाब से ड्यू हो जाएगी। तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 240, 40,000 शेयर्स पे 6 रुपये। 1 अप्रैल को ड्यू करी, मिली कब, 30 अप्रैल को। उसने साफ साफ लिखा था 30 अप्रैल को मिल रही है। तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 240, इजी एंट्री। तो इस एंट्री के डालने से 40,000 शेयर्स क्या हो गए, फुली पेड अप हो गए, ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं, 1 मई को जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया, फॉरफिट करो उन शेयर्स को जिन पे 2 रुपये की कॉल ड्यू है। तो ये एक और इक्विटी शेयर है ना, जो ये रहे देखो 90,000 इक्विटी शेयर 10 वाले फुली कॉल्ड अप है, बट इनसे कॉल नहीं आई हुई 10,000 वालों पे 2 रुपये की। तो इन वाले शेयर्स को आपने फॉरफिट किया, तो फॉरफिट करने में क्या मंगाया पूरा वो है, बट इनसे 2 रुपये नहीं आए, तो 8 रुपये जब्त कर लिए इनके। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, 1 मई को शेयर कैपिटल डेबिट 10,000 इंटू 10, कितना मंगाया हुआ है। कॉल इन एरिया रिवर्स हो गया 2 रुपये, और फॉरफिटेड अकाउंट में चला गया 8 रुपये जितना जब्त किया। तो ये शेयर्स फॉरफिट हो गए, शेयर्स फॉरफिट हो गए। फिर उसने बोला कि री इशू कर दो इन शेयर्स को, कितने में, 11 रुपये ईच में। तो ज्यादा पे करो तो प्रीमियम पे जाएगा, कम पे होता तो शेयर फॉरफिचर यूज होता। तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, 11 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपया। 10,000 शेयर्स को क्या कर दिया हमने, री इशू। और फिर जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में। तो ये 80,000 कहाँ चला जाएगा, सीधा सारा कैपिटल रिजर्व में, कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं। शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व 80,000, तो कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो ये जो फॉरफिट किए थे उनको री इशू किया और बात खत्म हुई। फिर कहता है टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1 फुली पेड शेयर फॉर एवरी 2 फुली पेड शेयर हेल्ड, और मिनिमम बैलेंस ही पीएल का यूज करना। भाई फ्री रिजर्व कम से कम यूज करना। अब बोनस का मेन पार्ट आ गया, फॉरफिचर इशू के बाद वगैरह। 1 for 2 है। अब बेटा हमारे शेयर्स कितने, देखो 90,000 थे, 10 फॉरफिट तो कर दिए और री इशू भी दोबारा कर दिए, तो 90 के 90 इंटैक्ट हो गए। तो 90 तो वो है, प्लस 40 वालों से भी कॉल पूरी मंगा ली थी, तो टोटल में 1,30,000 शेयर्स है इस डेट को। और 1 for every 2 के हिसाब से 130 इंटू 1/2, फुली पेड वालों को फुली पेड शेयर्स 65,000 शेयर्स। तो 65,000 शेयर्स है, 10 रुपये के हिसाब से 6.5 लाख का बोनस इशू है, 6,50,000 का। और इसके लिए क्या क्या यूज करेंगे हमारे रिजर्व, सबसे पहली प्रायोरिटी CRR। तो CRR यूज हो जाएगा बेटा 160 से, 6.5 लाख का देखो बोनस टू शेयर होल्डर। और जिसकी अगली एंट्री वही डलेगी, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। मेन क्या है, कौन कौन से रिजर्व को यूज कर रहे हो। तो बेटा CRR है 160 का, ठीक है। फिर आया सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख, पर 1 लाख के साथ सिक्योरिटीज में अभी जब री इशू किए थे तो 1 रुपया और आया था, तो 1 लाख प्लस जो ऊपर की एंट्री में आया था 10,000 और भी तो आया था, तो 110 हो गया, ठीक है। फिर कैपिटल रिजर्व रिलाइज इन कैश वाला, मतलब ये एक्चुअली में वो है एक तरीके से जो फिक्स एसेट्स वगैरह के प्रॉफिट वगैरह, मतलब वो होना नहीं चाहिए, बट वो यहाँ पे अगर रिलाइज इन कैश लिखते हो तो हम उसे फ्री रिजर्व मान लेते हैं, अकेला कैपिटल सर्विस नहीं लिखते। और जो फोरफिटेड वाला बेटा वो नहीं कर सकते, वो वाला आप बोलोगे कि वो वाला 80 है, वो नहीं इसमें आ सकता, तो 60 ही आएगा इसमें। आपके पास में आइडली जो होना चाहिए वो हमारा 60 होना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 140 लिया हुआ बेटा, आइडली यहाँ पे होना कितना चाहिए, 60, क्योंकि हम जनरली उसको यूज नहीं कर सकते जो हमारा कौन से वाला होता है, जो हमारा शेयर फॉरफिटेड वाला होता है। क्योंकि हम आइडली इसमें कौन सा ले सकते हैं, हम आइडली इसमें ले सकते हैं जो हमने मान लीजिए किसी फिक्स एसेट को बेचा उसका प्रॉफिट वगैरह, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ले लिया, तो आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, पर आइडली अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो यहाँ 60 होना चाहिए, ठीक है ना। वो 80 वाले का नहीं होता यूज जनरली, ठीक है ना। तो वो हमारे पास आ गया। फिर आपके पास जनरल रिजर्व आ जाएगा बेटा 120, वो तो पूरा आ गया जनरल रिजर्व 120। और फाइनली आपका आ गया बेटा पीएल, ये बची फिगर है, तो ऑब्वियसली ये फिगर उतनी हो जाएगी, फर्क डिपेंडिंग ऑन कैपिटल रिजर्व कितना है। मतलब वहाँ 60 लिखोगे तो वो 80 के और से बढ़ जाएगा, वरना वो 140 तो पूरा आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई और ये एंट्री आपकी बन जाएगी, वो एंट्री आपकी बन जाएगी। तो ये हमारे पास एंट्री बन गई किसकी बेटा, बोनस शेयर्स की। ये एंट्री किसकी बन गई, बोनस शेयर्स की। अब इसने सिर्फ एंट्री मांगी थी, तुम्हारी एंट्रीज के साथ में क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, क्लोज हो जाता है, क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है, क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है ना।
यहाँ इन्होंने वो वर्किंग दिखा दी है। ऑब्वियसली बैलेंस शीट मांगता तो ऑथराइज वगैरह हम जो भी बात है वो दिखाते, ठीक है ना, डिस्क्लोजर की बात करते। अब बेटा इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन है, उस पर आते हैं जरा हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन 6 है, बिल्कुल किया हुआ क्वेश्चन है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मैक लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 23। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हमारे को, 80,000 प्रेफरेंस शेयर से 100 वाले 75 पेड अप, कुछ इक्विटी शेयर से फुली पेड अप, कुछ सिक्योरिटी पीएम सीआर और जन रिजर्व है। कह रहे टर्म्स में क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना बेटा कब, 31 मार्च 24 को। किस पे, 5% प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पे। कहता है इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, कंपनी ने राइट इशू किया 60,000 इक्विटी शेयर्स का 100 वालों को एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो हमने रिडीम करने वैसे तो, पर उसके लिए हम नए इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो आप वाले 10% प्रीमियम, मतलब 10 रुपये के प्रीमियम पे, जिसमें से 25 रुपये एप्लीकेशन पे आएंगे, 45 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पे है। तो 45 है तो ये 35 प्लस 10 हो गया, क्योंकि प्रीमियम 10 रुपये का है ना। और बाकी तो 1 अगस्त 24 को मंगाएंगे, वो कॉल के बाद में आएंगे पैसे, ठीक है ना। इशू पूरा सब्सक्राइब हुआ, अलॉटमेंट 1 को कर दी, जो अलॉटमेंट का था वो आपके पास पैसा आ गया। कह रहे प्रेफरेंस को रिडीम कर रहे, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी सेक्शन 55 की। हमसे कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज डाल दीजिए रिलेशन के साथ टू गिव इफेक्ट टू वर्क अरेंजमेंट, और ऑल्सो नोट्स बना देना शेयर कैपिटल का और रिजर्व सरप्लस का, जो बैलेंस शीट में दिखेगा, टू द बैलेंस शीट आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इग्नोर डेट कॉलम, ऑब्वियसली वो डेट कॉलम नहीं भी डालेंगे, वो चलेगा, आपको डेट्स जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है वैसे। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, देखो रिडीम करने हैं, उसके लिए एक बेसिक कंडीशन है, प्रेफरेंस शेयर तब तक रिडीम नहीं हो सकते जब तक वो फुली पेड अप ना हो। यहाँ पे वो 100 वाले जो थे वो बेटा 75 पेड अप है, 100 वाले 75 पेड अप है, तो 25 रुपये की कॉल मंगा के उन्हें पहले फुली पेड अप करेंगे। तो 80,000 इंटू 25, 20 लाख की बेटा फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव होगी। ये आपके 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख हो गया, 80,000 इंटू 25, और रिसीव होगी तो बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 20 लाख। फिर आपके पास आते हैं जो नए शेयर इशू करे, कितने इशू करे बेटा, 60,000, और ये कितने पे करे मेरे प्यारे बच्चों, 25 रुपये एप्लीकेशन पे आ रहे पहले, तो 60,000 इंटू 25 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट की जो बेसिक 4 एंट्री हैं वो आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। फिर अलॉटमेंट ड्यू हो रही है वो कितने की है, 45 की, पर उसमें 10 का प्रीमियम जुड़ा हुआ है, क्योंकि 100 वाले को हमने 10 के प्रीमियम पे कर रहा है इशू, तो 110 पे, जिसमें से अलॉटमेंट पे है। तो 60,000 इंटू 45, 35 रुपये कैपिटल में, 10 रुपये प्रीमियम पे, 60,000 शेयर है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 27 लाख अलॉटमेंट डेबिट हुआ, 60,000 इंटू 35, 21 लाख, और प्रीमियम 6 लाख, प्रीमियम कितना, 6 लाख आ गया। और फिर ये अलॉटमेंट रिसीव होगी तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 27 लाख। क्या कॉल की एंट्री आएगी, नहीं, वो तो बाद में जाके 1 अगस्त वगैरह को। अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, जिनको जो रिडीम करना है ना बेटा, उसने साफ बोला इनको रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। तो हमारे वो फुली पेड अप हो गए थे फाइनल कॉल मंगा के, 80 लाख के हो गए थे, 80,000 100 वाले हैं, तो ड्यू करेंगे पहले, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन 4 लाख आ गए, 4 लाख कैसे है, 5%, टू प्रेफरेंस होल्डर 84, पे करोगे तो प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक 84, प्रीमियम रिडम्पशन को क्या कर देंगे, राइट ऑफ 4 लाख को पीएनएल से जनरल रिजर्व से, पीएनएल अलग से इंडिया जनरल रिजर्व से हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 4 लाख। और जो मेन बात रह गई बस वो अब रहेगी कंप्लायंस की, विच इज जो आपको प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर्स के लिए कंप्लायंस है, विच इज सीआरआर अगर देखना है। तो कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस रिडीम कर रहे बेटा, 80 लाख। अब उसमें से कितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करे, और उसमें क्या देखते हैं, कितना अमाउंट मिला। तो बेटा एप्लीकेशन पे आया 15 लाख, और अलॉटमेंट में 21 है, 27 मत बोल देना, क्योंकि 6 लाख तो उसमें प्रीमियम था, 6 लाख तो नहीं, तो 15 प्लस 21 हुआ, तो 15 लाख प्लस 21 लाख, तो 36 लाख। तो हमारा सीआरआर में कितना जाएगा, 44 लाख। बेटा जितना अमाउंट मिला है
टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन तक बेसिकली फेस वैल्यू का वो लिया जा रहा है, तो वो एंट्री वही आ गई, जनरल रिजर्व टू सीआरआर 44 लाख। तो 44 लाख का सीआरआर की एंट्री बन जाएगी, जनरल रिजर्व टू सीआरआर, ये एंट्री आपके पास आ जाएगी। और ये इन्होंने यहाँ पे अपना वर्किंग भी दिखा दिया, वही बात लिखी हुई है। अब बस क्या करना है बेटा, आपको बैलेंस शीट का जो नोट्स बनाने हैं वो वाली बात आ गई। तो अगर आप शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे प्रेफरेंस तो आएगी नहीं, इक्विटी आएगी, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, तो उसके अंदर पहले से जो शेयर्स है ये तो आने नहीं, ये तो रिडीम हो गए, ये आएंगे, ये तो एज इट इज आएंगे 2,100,000 वाले, 2 करोड़ के। और जो हमने नए इशू करे थे 60,000 उनका आ जाएगा 100 वाले, उस पर 60 कॉल्ड एंड पेड अप है, क्योंकि 25 एप्लीकेशन था, 35 अलॉटमेंट था भाई, 45 में 10 तो प्रीमियम था ना, तो 25 प्लस 35 जो हमने अभी 36 लाख का बेनिफिट दिया, तो टोटल शेयर कैपिटल होगी 2 करोड़ 36 लाख। और रिजर्व सरप्लस में क्या होता है बेटा, एग्जिस्टिंग प्लस इफेक्ट ऑफ एंट्रीज। तो जैसे सिक्योरिटीज में हम पहले से कितना है 6.5 लाख, आपकी एंट्री में अलॉटमेंट पे प्रीमियम आया था 10 रुपए के हिसाब से, वो ऐड हो गया 6 लाख, तो टोटल कितना हो गया 12.5 लाख। आप ब्रैकेट में लिख के भी दिखा सकते हैं। सीआरआर पहले से कितना है 42, तो 42 में हमने और ट्रांसफर किया इस बार 44 जो हमने रिडीम करे उसका, तो टोटल हो गया 86। और जनरल रिजर्व कितना था 85, उसमें से 44 जो हमने सीआरआर में भेजा वो आ गया, और जो हमने प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ किया था 4 का, तो वो भी माइनस हो गया 37 रहेगा। तो वो करेंगे, टोटल हो जाएगा हमारा रिजर्व सरप्लस का। ऑब्वियसली बैंक का भी अगर होता तो मैं बैंक का ही बताता, भाई बैंक में पहले से पड़ा था, फाइनल कॉल आई, एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट का पैसा आया, और जो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को दिया, तो वो अगर बैंक बोलता तो मैं उसका भी कर लेता, बैंक में कितना पैसा आया और गया। उसने सिर्फ नोट टू अकाउंट शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस के मांगे थे, वो मैंने दिखा दिए, तो इजीली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ इसके बाद बेटा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है पेपर का जो था, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ये मैंने आपको बताया भी होता है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, दोबारा आया हुआ है। सब्सिडरी बुक के 5 फायदे बेटा, तो वो हमारे बड़े बेसिक से फायदे। डिवीजन ऑफ वर्क, सब्सिडरी बुक कब यूज करते हो कॉन्सेप्ट, जब आपके पास में एक प्रकार की ट्रांजैक्शंस की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसके अलग अलग किताबें बना देते हैं, ठीक है ना, उन्हें सब्सिडरी बुक बोलते हैं, जो जनरली है इफेक्टिवली। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग किताबें बन गई, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, तो चलो दोनों रोल निभाती है आपके पास में, ठीक है ना, बीआर बुक, बीपी बुक और जनरल प्रॉपर जो बची कुची रहेगी। अब इसके फायदे क्या है कॉन्सेप्ट के, सबसे पहले डिवीजन हो, काम बढ़ जाता है, तो हमने काम क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बेटा, काफ़ी सारी सब्सिडी बुक करने से, तो एक जर्नल की जगह बहुत सारी सब्सिडी बुक हो जाएगी, तो अकाउंटिंग वर्क डिवाइड हो जाएगा क्लर्क्स में। फिर स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी, एक ही व्यक्ति एक ही बुक कोई बनाता रहेगा, तो उसकी उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, काम जल्दी भी होना शुरू हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा वो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास काम जल्दी हो रहा है, आपका जो है टाइम सेव हो रहा है। जब सेम वर्क एलोकेट होगा एक ही व्यक्ति को पीरियड, तो उसको फुल नॉलेज हो जाएगी और वो एफिशिएंट हो जाएगा। फिर है सेविंग ऑफ टाइम, ऑब्वियसली समय बच जाएगा आपके पास में, समय कम लगेगा, तो काफ़ी अकाउंटिंग प्रोसेस को साइमल्टेनियसली किया जा सकता है काफ़ी सारी किताबों की वजह से, इससे काम जल्दी होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हर देखो परचेज की इन्फॉर्मेशन जाननी है तो कहाँ जाके देखोगे, परचेज बुक, सेल के लिए सेल बुक, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन सेपरेट रजिस्टर और बुक बनी हुई है हर क्लास की, तो उस क्लास की ट्रांजेक्शन हर समय एक ही जगह पे अवेलेबल है। और लास्ट है फैसिलिटी इन चेकिंग, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता तो लोकेशन ऑफ एरर वगैरह आपके पास सेपरेट बुक से पता चल सकता है, तो गलती को ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाता है अलग अलग किताब के जरिए, ठीक है ना। तो वो आपके पास 5 फायदे हैं, आपको वो 5 पॉइंट्स याद रखने और साथ में थोड़ा थोड़ा लिखना अंग्रेजी में अपने शब्दों में। तो विद दिस आपके पास बेटा फुल फ्लेज्ड आपका जो पेपर था जून 24 का, वो मेरी तरफ से डिस्कस हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 1.5-2 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते हैं बेटा एक बार के लिए 3 घंटे का तो पेपर है, तो हमने सिर्फ डिस्कस किया इसमें। और क्योंकि हम तो सारे ही क्वेश्चंस करते हैं, चाहे चॉइस वाले भी जो भी है, कुछ जगह पे आपके गलत क्वेश्चन भी फ्रेम्ड हुए थे इंस्टीट्यूट के द्वारा, उन्होंने इसलिए उसके 3-4 आंसर दे दिया आपका डेप्शन वाला जो था, ठीक है ना। आपको इससे अच्छी खासी क्लैरिटी मिल गई होगी पेपर कैसा आता है। स्पीड आप लोगों को मैं सच्ची बोलूंगा स्टार्टिंग से मेंटेन करनी पड़ती है बेटा पेपर में, अदरवाइज पेपर छूट जाता है, क्योंकि पेपर जनरली आप मान के चलो इसका लेंथी हो ही जाता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होती, अगर आपने पूरे 100 का अटेम्प्ट करना है तो स्पीड स्टार्टिंग से करें, और वो विद प्रैक्टिस ही आती है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों की तैयारी वगैरह बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों के लिए जो बेटा मैंने मैराथन वीडियोस रिकॉर्ड करके डाली हुई है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसका भरपूर फायदा उठा रहे होंगे सारे सिलेबस की। उसमें जो पार्ट 4 था उसी में बेटा आप लोगों के थ्योरी पोर्शन और जो बेसिक चैप्टर थे वो उसी में कवर कर रखे हैं मैंने, तो वो 4 वीडियोस है। इसके अलावा आरटीपी की जो रेलिवेंट वीडियोस है आप लोगों के लिए वो अवेलेबल है, एमटीपी वगैरह वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब इन सभी का फायदा उठाए अपनी प्रिपरेशन के लिए, और मेरी ब्लेसिंग बेस्ट विश तो हमेशा ही आप बच्चों के साथ में रहते हैं। अपना ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए और भी बहुत सारी रेलिवेंट वीडियोस में सही समय पे बेटा लेके आता रहूंगा जैसे जैसे होगा। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू एंड बाय बाय, मिलते हैं बाद में।